आप कैसे साबित करेंगे कि आप मर्द हैं? आप इतना डरते क्यों हो यार? मर्द होते तो पहनते। ये एकदम गलत बयान है। वो कौन सा दौर था भारतीय राजनीति का जहां आपको लगता है कि अच्छी राजनीति चल रही थी? राजनीति देश हित में। आपने शिक्षक- कमाल का सवाल पूछा है। 2014 के पहले के जो घोटाले थे उनसे इतने परेशान हो गए थे कि हमें मोदी जी के वादों ने ही मंत्र मुक्त कर दिया। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। हमारे डर ने, हमारी खामोशी ने सरकार को तानाशाह बनाया। सरकार की प्रायोरिटी नहीं है सरकारी नौकरी आज के दौर में, इस वजह से ये इतने सारे विवाद आने लगे हैं लगातार। ये देश के युवा की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। तो आप ये कह रहे हो कुल मिलाकर सब चौपट कर दिया? बिल्कुल चौपट कर दिया गया। इतना अनफेयर हो चुका है सिस्टम। आप देखें, ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई सवाल गलत है तो आप हमें 100 रुपए देकर बताइए ये सवाल गलत है। इनको लगा इससे बहुत कमाई हो रही है, तो इन्होंने एग्जाम में 100 में 16 सवाल गलत पूछना शुरू कर दिया। एसएससी चेयरमैन से मिलने गए, वहाँ पे मौजूद डायरेक्टर ने कहा ये पैसा सरकार के पास जा रहा है, इससे रोड बनती है। आप 100 सवाल गलत पूछे, देश की सारी रोडें बना दीजिए। मोदी जी को लेकर एक ट्वीट है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप हारी है और उसमें मोदी जी की पिक्चर सामने है और मैं लिख रहा हूँ मोदी है तो मुमकिन है, इसका मतलब क्या? बट वो मिड मैच की फोटो है ना। आज आप सरकार पे काफी गुस्सा दिखा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर विपक्ष पर आक्रोश निकला। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतू सी उम्मीद नहीं करता। ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं है कि एजुकेशन से उतनी जल्दी इंसान उतना राइज नहीं कर पा रहा जितना बाकी क्षेत्रों में कर जा रहा है? आप सरकार भी इन्फ्लुएंसर से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई है कि सरकार के आज हर मंत्री को भी इन्फ्लुएंसर बनना है। पढ़ाई तो तिलंडे में चली गई है। पहले चुनाव में वादे किए जाते थे, सरकार को ऐसा लगने लगा है कि अब हमें वादे करने की भी जरूरत नहीं है। इस देश में पेपर लीक क्यों होते हैं? हमारे पास एक ऑडियो आया जिसमें एक बंदा गारंटी ले रहा है कि मैं आपका प्री क्वालिफाई करा दूंगा और 15 लाख रुपए लगेंगे। क्या पढ़ाई से ज्यादा अब टेंशन बच्चों को इस बात की है कि सेंटर कहाँ मिलेगा, तारीख कब होगी, पेपर लीक होगा नहीं होगा? सेंटर खराब थे, सेंटर के बाद भैंसें बंधी हुई हैं, डीजे चल रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, कई नेताओं का नाम मैं सुन रहा हूँ जो शायद आपके प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। डर नहीं लगता कि अगर ये प्रोटेस्ट में आएंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएंगे तो आपको लेकर एक परसेप्शन बन जाएगा? ये मैंने देखा है, गाड़ी का कपड़े का बड़ा तगड़ा शौक है और इस बारे में आप बात भी करते हो। 12th क्लास में एक लड़की ने मुझे कह दिया था कि तुम्हारे पास एक जोड़ी कपड़े हैं और बात करते हो। डर नहीं लगता? इतना सरकार खिलाफ बोलते हो, फिर कह रहे हो गाड़ी घोड़ा फ्लैट ये वो, एक दिन हम मोदी जी से भी ज्यादा फकीर हैं। तो जब ये पत्नी जी आपकी सुनती हैं कि गलत तो उसके दिल पे नाम लिख रखा था। हाँ, ये आपने देखी, मैंने बड़ी कमाल की लाइन लिखी। आप पत्नी कितनी भी अच्छी हो, लोग प्रेसी को याद रखते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ठीक है, लेकिन जैसे आप कूद के बैठे अभी, जो ये करंट आया। ये कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इन दिनों देश की जवानी जो है वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है, अपने हक को मांग रही है। उनके साथ तमाम शिक्षक भी हैं और आज उन्हीं में से एक शिक्षक जिन्होंने अपनी जवानी में कई क्रांतिकारी कदम उठाए और फिलहाल बच्चों को लेकर वो क्रांति कर रहे हैं, वो हमारे साथ है। अभिनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभांकर। मेरे को समझ नहीं आता कि कौन से असली वाले सर हैं, वो जो मैडम बैठ टवेरा में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे करके डांस करते हैं, या वो जो सड़कों प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ अपना हक लेकर रहेंगे? नहीं, देखिए, एक शिक्षक जब ऑनलाइन में आए और जब हम बच्चों से, इतने ज़्यादा बच्चों से जुड़े, क्योंकि ये सिस्टम भी तभी इसकी खामियां ज़्यादा देखी और खामियां बड़ी भी जब ये ऑनलाइन हुआ, जिसको हमने डिजिटल इंडिया नाम दिया। तो हमारा फ़र्क बन जाता है और हमारी पढ़ाने की सार्थकता तभी है जब हम उन बच्चों की लड़ाई भी लड़ पाएँ। मेरा सिर्फ ये फ़र्ज नहीं है कि मैं दिन के 1 लाख बच्चे पढ़ा दिए, अब वो बच्चे सड़कों पे हैं। ये काम तो सरकार भी कर रही है। 10th पास करा दे रही है, 12th पास करा दे रही है, ग्रेजुएशन करा के फिर बोलते हैं कि आपके पास स्किल नहीं है, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो ये स्किल देना किसकी जिम्मेदारी थी? तो मेरा फर्ज ये रहता है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके हक की आवाज़ में बनूं। आप कैसे साबित करेंगे कि आप मर्द हैं? अब वो तो ये खैर मर्दानगी क्योंकि की कोई डेफिनेशन सोशल मीडिया पर ये बड़ा पड़ा है कि भाई हमने वर्दी पहन के छोड़ दी, उसने कहा मर्द होते तो पहने रहते। अब लौंडे हमको मैसेज कर रहे हैं कि अभिनय सर से पूछेगा कि कैसे साबित करें मर्दानगी। ये एकदम गलत बयान है। देश में आप बताइए, पुलिस के अलावा और कौन वर्दी पहन रहा है? ये मैं पहन रहा हूँ, मेरे लिए ये वर्दी है। ड्रेस बेसिकली वर्दी है। वर्दी की डेफिनेशन क्या है? अब शुभांकर के लिए वर्दी ये है कि भाई वो पूरे दिन ब्लैक ड्रेस में रहते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्दी। तो वो उनका एक बड़ा ख़राब बयान था, बट मैंने उस बयान को इस तरीके से जस्टिफाई किया कि कई बार जब बहुत प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर भी, ऊपर प्रशासन से प्रेशर आ रहा है, और हमारी लड़ाई पुलिस के खिलाफ भी नहीं है, हमारी लड़ाई सरकारी सिस्टम जो कि विफल हो रहा है, एग्ज़ाम सिस्टम जो विफल हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम जो अपडेट नहीं हो रहा है,
इन सब के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो पुलिस का हमें सहयोग चाहिए और पुलिस हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए। तो इसीलिए आप देखेंगे उस वीडियो में मैंने उस बात को हंस के टाल दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन पर इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि नेता लोगों के सामने झुक जाते हैं, उनकी भी मजबूरियां होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों मतलब वो पुलिस वाले का रिएक्शन आपके खिलाफ वैसा आया? वो प्रेशर मैं वो मानता भी तो हूं तैयारी कि- करे गया होगा कभी। हाँ, तैयारी करके गया होगा, उनके बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे। और तमाम देश में आप देखें, अगर दिल्ली में आज हम जिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, इनकम टैक्स, जीएसटी, किसी थाने में, तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वहाँ, क्योंकि हम उन लोगों को ही पढ़ाते हैं जो सरकार और जनता के बीच में मीडियम है, माध्यम है। हमारा पढ़ाना ही उन लोगों के लिए है, उन्हीं एग्जाम्स की तैयारी हम कराते हैं। तो प्रेशर में कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये बात बोल दी। तो मुझे लगता है कि ये बात अगर कोई एसीपी या डीसीपी कहता है तो शायद हम लोगों को इसको इतना उठाना चाहिए। वो लोग जो रोड पे खड़े हैं, पसीने में परेशान हैं, कोई बात गलत निकल सकती है। मैंने उस चीज़ को इतना, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंटेंशनली बोली गई बात है। आप लोग पर एफआईआर हुई है? हाँ, काफ़ी सारे शिक्षकों पे एफआईआर हुई है। मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है, मेरे ऊपर खाली कहा गया है कि मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को बोलता हूँ। और उसके पीछे सरकार की मंशा होती है कि जो लीडर है, जो लीड कर रहा है उस चीज़ को, उसको छोड़ दो। डिटेन करना भी हो तो उसको छोड़ दो, एफआईआर करनी है तो उसको छोड़ दो। उसके पीछे होती है कि अगर हम लीडर को ही सीधे अटैक कर देते हैं तो कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रोटेस्ट उग्र हो जाएगा, क्योंकि आह्वान तो मेरा ही था। और ये लड़ाई मैं पिछले 8 साल से लड़ रहा हूँ। मतलब बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी किए और बहुत बड़े बड़े सुधार भी किए हैं। मैं आज ये सोचता हूँ या कहता हूँ कि अगर हमने उस वक्त आवाज़ ना उठाई होती तो सिस्टम और ख़राब हो गया होता। क्योंकि 2017 में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जब पूरा पेपर लीक हुआ, सीबीआई जांच हम लेकर आए उसमें। उसके बाद 2018-19 में नया वेंडर आ गया, लेकिन ये लोग एक यूएफएम जैसा मामला ले आए। तो इन्होंने भी सोच लिया है कि कैसे बच्चों को कमज़ोर करना है। एक ऐसा प्रोसेस बना दिया है जिसमें वो बच्चा बस घूम रहा है, उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा, बस वो तैयारी करे जा रहा है। नौकरी किसको मिल रही है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। इतना अनफेयर हो चुका है सिस्टम। आप देखें 2023 का एसएससी के एग्ज़ाम में 8-10 सवाल गलत पूछे गए और रिजल्ट जारी कर दिया गया। तब जारी कर दिया गया जब ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई सवाल गलत है तो आप हमें 100 रुपये देकर बताइए ये सवाल गलत है। ये लोगों से 100 रुपये मांगते हैं। इनको लगा इससे बहुत कमाई हो रही है, तो इन्होंने एग्जाम में 100 में 16 सवाल गलत पूछना शुरू कर दिया। यानी एक बच्चा इनको 1600 रुपये पे करेगा, जिसके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं। कौन करता है सरकारी नौकरी की तैयारी जिसके माँ बाप के पास अपनी खेती भी नहीं है? सारे गाँव बच्चे में देते होंगे 1600 रुपए। हाँ, हर बच्चा, सबको लग रहा है कि मेरा क्यों छूट जाए, क्या पता मेरे मार्क्स ना बढ़े। 1.5 लाख बच्चे अगर प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, एक एग्जाम में आपने 8-8, 9-9 सवाल गलत पूछ लिए, सोचिए कितना पैसा पहुंच रहा है। ये बात जब मैंने अभी एसएससी चेयरमैन से मिलने गए तो वहाँ पे मौजूद डायरेक्टर ने कहा कि ये इल्ज़ाम आप मत लगाइए कि हम पैसा वसूल रहे हैं, ये पैसा सरकार के पास जा रहा है, इससे रोड बनती है। मैंने उनके मुँह पे कहा आप 100 सवाल गलत पूछे, देश की सारी रोडें बना दीजिए। पैसा कमाने के तो फिर और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। किस किस टीचर पे एफआईआर हुई है? राकेश यादव सर, नीतू मैम और नवीन सर हैं आरडब्ल्यूए से, आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर। आप क्यों छूट गए? फिर मैं पूछना चाहता हूँ, इतने ऊपर हो गई, आप क्यों बच गए? मैं क्यों बच गया ये सरकार या सरकार के लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पता नहीं ये खराब जाए अच्छी जाए, मैंने इससे पहले 8 आंदोलन किए हैं आप, और सारे ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप देख सकते हैं कि किसी भी आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत शांति तरीके से ही अपनी बात रखता हूँ। मुझे नारेबाजी पसंद नहीं है, मैं वो आंदोलन नहीं बनाना चाहता हूँ हाय। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने विपक्ष को भी कहा कि मैंने शिक्षकों को बुला के आह्वान किया है, तो आप ये मत सोचिए कि आप आएंगे, आप प्रेसिडेंट हैं, आप सेक्रेटरी हैं, कोई विपक्ष का नेता है, और मैं आपको माइक दे दूंगा कि जी इसको लीड करिए। आप अपना आंदोलन खड़ा करके दिखाइए ना। अगर आप आना चाहते हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, तो हमारे पीछे या साथ हमारे आके बैठिए। लेकिन अब तो आ रहे हैं सारे विपक्ष के नेता। हाँ, काफ़ी लोग आ रहे हैं और सबने अभी अगले प्रोटेस्ट में जो हमारे पास खबर है उसमें काफ़ी नेता आने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल आने वाले हैं। लेकिन अगर उससे पहले सरकार से मंडे ट्यूसडे में बात हो जाती है और वो जो भी अभी सिस्टम की खामियां हैं उसमें वो कुछ पे भी बात करने को तैयार हैं, मानने को तैयार हैं। जैसा कि आपने चेयरमैन के भी इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने कहा कि हम मान रहे हैं। हमारे चैनल पे हुआ था। हाँ, आपके चैनल पे, मेरे ही प्रोग्राम, इनफैक्ट वो वीडियो पहली बार चला था जी, कि हम मान रहे हैं। तो ये कौन सी बात है कि एक चेयरमैन ये कह दे रहा है कि हम मान रहे हैं। हमने चेयरमैन साहब को भी कहा है कि अगर आप मान रहे हैं तो आपकी कुछ साल की नौकरी, आप भी हमारे साथ आके बैठिए और सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि आपको सिस्टम में कमियां क्यों हैं ये ज़्यादा बेहतर पता है। आपके बच्चे आपको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग, विपक्ष खास तौर पर ऐसा है जो कह रहा है कि आप गवर्नमेंट को लेके सॉफ्ट है,
आपके पुराने ट्वीट्स को दिखा रहा है, जिसमें मोदी जी को लेकर एक ट्वीट है जिसमें मोदी जी गए थे शायद मैच देखने के लिए, और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन आप है। यहाँ 8 लोग बैठे हैं, ये सब बता सकते हैं कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप हारी है हाँ। और उसमें मोदी जी की पिक्चर सामने है और मैं लिख रहा हूँ मोदी है तो मुमकिन है, इसका मतलब क्या है? बट वो मिड मैच की फोटो है ना, तो मिड मैच की फोटो नहीं है स्क्रीनशॉट जो वो, दिख रहा है। हाँ मिड मैच की फोटो बीच की है, लेकिन वो जो ट्वीट है वो हार के बाद हुआ है, वो सरकास्टिक था कि मोदी है तो मुमकिन है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई नहीं दिखा पाया है कोई भी ट्वीट। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ ना, जब आपका दिल सच्चा है। मैं आज इसीलिए, आपको क्या लगता है कि मुझे पॉलिटिकल पार्टियां अप्रोच नहीं करती कि आप आइए सत्ता में और इन सब चीज़ों को मिलके ठीक कर लेंगे? बहुत सारे ऑफर्स मेरे पास भी आते हैं, बट मैं हार्दिक पटेल नहीं बनना चाहता, मैं कन्हैया कुमार नहीं बनना चाहता कि मैं फिर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ ना उठा सकूं। तो मेरा ये इंटेंशन नहीं है, चाहे आज, और मैंने जहाँ विपक्ष शब्द यूज किया है वो विपक्ष से लोगों ने ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो का कुछ भी पार्ट काट के आप जोड़ देते हो। एक तरफ मैंने राहुल गांधी की बात की, उसके बीच में मैंने और बातें भी की हैं, उसके बाद मैंने बोला विपक्ष की औकात नहीं है। उसका मतलब लोग ये कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अकेले विपक्ष हैं, और किस एंगल से हैं राहुल गांधी अकेले मैंने विपक्ष? बच्चों को देखा आपके सपोर्ट में, जो आपको फॉलो करते होंगे, उन्होंने आपके सपोर्ट में वीडियोस बनाए कि एक वीडियो के आधार पर जज मत कीजिए। वही। लेकिन फिर भी मैं ये एक सवाल को कोट कर देते, सवाल बहुत ज़्यादा आया था मेरे पास कि जब सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए था, जब प्रोटेस्ट सत्ता पक्ष के खिलाफ होना चाहिए था, तो सरकार या सरकार से जुड़े किसी लोगों का नाम आपने नहीं लिया, विपक्ष के नेताओं का नाम ले लेकर फिर वो औकात वाला जिक्र कर दिया। अरे मैंने मेरे जितने इंटरव्यूज हैं, मैं बिना मोदी जी के शुरुआत ही नहीं करता हूँ। लोग मुझे खुद कहते हैं, वहाँ पे बैठ के भी मैंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि आप मोदी जी को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि इस देश में सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप रेल मंत्री का बयान सुनिए, जब वो अपना भाषण शुरू करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हमने रेलवे को इतना ट्रैक पे ला दिया कि हर महीने में 3-4 बार उतर जाती है। तो मेरी तो लड़ाई, मैंने तो वीडियो जारी किया है कि ये देश एक वन मैन शो हो गया है। मोदी जी देश सही हाथ में है, लेकिन सही हाथों में नहीं है। रेल सही हाथों में नहीं है। अगर रेल की कोई समस्या है तो जहां रेल मंत्री हर बात पे ये कहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में है, तो सवाल किससे किया जाए? लोग नेतृत्व लेना तो सीखें। रेल मंत्री एटलीस्ट रेल का नेतृत्व तो ठीक करें, या हर काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा, राजस्थान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगा, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलेगा, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? आपको डर नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी अमित शाह से? नहीं, इसमें डर नहीं। देखिए, जब आप सच्चे हो और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। और ऐसा कितनी बार हुआ है। हमने मोदी जॉब दो एक ट्विटर कैंपेन किया था, 70 मिलियन ट्वीट हुए थे, मैंने इनिशिएट किया था उस लड़ाई को। उसके बाद मोदी जी की टीम से हमें मैसेज आया था कि चाहते क्या है। हमने बताया कि 5 साल से आप रेलवे के बच्चों से पैसा लेके बैठे हो, एग्जाम नहीं हो रहा। तो जब आप बोलते हो ना, तो आप दिखते भी हो कि आप सच्चे हो। मैंने बहुत कुछ त्यागा है इन सब चीज़ों के लिए, जो मैं आज बच्चों की लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि जब लोग सवाल उठाने मेरे पे भी लगे, तो इतने सारे लोग जो सपोर्ट में आ जाते हैं। मेरे पास अपना कोई वीडियो एडिटर भी नहीं है आज की डेट में। मैं सिर्फ एक साधारण शिक्षक हूँ जो पढ़ाता हूँ। अभी भी मैंने अपने ट्वीट में कहा है कि जब मांगे मान ली जाएंगी तो आप लोग एक अच्छी राजनीति करिए। मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, या शायद मैं कभी राजनीति में तब आऊं जब राजनीति किसी एक आदमी के नाम पे ना हो रही हो, जब राजनीति देश के हित में हो रही हो, तब शायद मैं राजनीति में आऊं। किस दौर में हो रहा था राजनीति? देश हित में। हाँ। नहीं, अब ये आपने कमाल का सवाल पूछा है, किस दौर में हो रहा था। हाँ। यानी कि अगर मैं आज इस फोन की बात करूं तो खुलने वाले फोन भी उस दौर में नहीं थे। तो क्या मैं इसके लिए भी ये मान लूं कि वो पार्टियां असफल थी जो खुलने वाला फोन? फिर भी एक जानकारी, क्योंकि आपको एक नजरिया है, आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स की तरह देखते हो, वो कौन सा दौर था भारतीय राजनीति का जहां आपको लगता है कि अच्छी राजनीति चल रही थी? लेकिन इतनी बदतर नहीं थी। अगर मैं एक एग्जाम्पल देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का लूं। सेफ खेल दिया आपने बीजेपी वाले का नाम। नहीं, मैं सेफ नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। जब वो विपक्ष से डिस्कशन उस वक्त हुआ करता था, या आपने एक बयान अटल जी का ये भी सुना होगा, जब वो विपक्ष में थे और उन्होंने कहा कि मुझे विदेश नीति के लिए बाहर भेजा गया था, सरकार में भी नहीं थे। यानी उस वक्त विपक्ष को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो वो तो अभी भी दी गई कि वो कह देंगे हमने शशि थरूर को भेजा, उमर अब्दुल्ला को भेजा। कहाँ भेजा? हाँ, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो विपक्ष का मेन नेता है, आज आप मानसून सत्र की अगर बात देखें, उसमें जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं, राहुल गांधी जी ने सरकारी सिस्टम या जो एग्जाम सिस्टम, इस पे आवाज उठाई, या किसी भी चीज पे आवाज उठाई, तो आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा पक्ष का नेता है जो एक बात को भी ये कहता है कि नहीं आपने ये बात उठाई है, हम इस पे विचार करेंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज क्या हो रहा है? आज हम लोगों की होप क्यों टूट गई है कि आप मानसून सत्र में आवाज उठा दीजिए? आज हम लोगों ने मीडिया से भी कहना छोड़ दिया है, क्योंकि आवाज उठाने सिर्फ मकसद नहीं है कि मामला चर्चा में आ जाए। हल क्या होगा? आप
देखिए मैंने 31 तारीख को हर मीडिया से सवाल किया कि आप आ गए हमारे पास, हमसे पूछते हैं ये मुद्दा है, कभी आप चेयरमैन साहब से जाके पूछिए, और हुए चेयरमैन के इंटरव्यू। तो अब ये चीज़ें सोचिए पॉजिटिव हो रही हैं कि लोग चेयरमैन का इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर आज का यूथ इस तरीके से प्रेशर बनाता गया ना, तो मीडिया जो बेचारी दब गई है उसको इतनी हिम्मत मिल जाएगी कि वो सीधे मोदी जी से सवाल कर पाएगी। क्योंकि हम 2014 के पहले के जो घोटाले थे उनसे इतने परेशान हो गए थे कि हमें मोदी जी के वादों ने ही मंत्रमुग्ध कर दिया था, और हम प्रेशर में आ के हंसते रहे। मोदी जी आए, पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 1-2 इंटरव्यू करते थे। एक पत्रकार ने लिया था जहाँ पे बेरोजगारी की भी बात कही थी, और उन्होंने कह दिया था कि बाहर समोसा बेचने वाला भी रोजगार ही है, और उस पर वो पत्रकार ने हंस दिया था। अगर उस वक्त शायद इस बात को काट दिया गया होता तो मीडिया की हिम्मत रहती और प्रधानमंत्री साहब करते भी। हमने ही तो हमारे डर ने, हमारी खामोशी ने सरकार को तानाशाह बनाया है। मैं ये मानता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनका इंटरव्यू किया था और सरकारी नौकरी को लेकर उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा सरकारी नौकरी हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हम वो मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं जहाँ बच्चा 8, 9, 10th के बाद जो करियर करना चाह रहा है वो कर ले। सरकारी नौकरी हम सबको नहीं दे सकते, इतनी बड़ी आबादी है। अब हमने उसे प्रायोरिटीज से हटा दिया है। सरकार के पहले प्रायोरिटी पे था उनकी। सरकार के तमाम नेता मंत्री से भी आप पूछेंगे तो जैसे ही आप नौकरियों का जिक्र करेंगे वो कहते हैं कि हमने स्किल इंडिया, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, मेक इन इंडिया शुरू होता है, किसके ज़रिए नौकरी दी गई। ये समोसा पकौड़े वाला भी जो जिक्र था वो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया था कि ये भी रोजगार है। अब सरकार की प्रायोरिटी नहीं है सरकारी नौकरी आज के दौर में, क्या इस वजह से ये इतने सारे विवाद आने लगे लगातार हर साल? देखिए ऐसा, मैं आपको पूरी सरकारी नौकरी की वजह बताता हूँ, लोग समझ नहीं पाते हैं। शायद मोहन यादव जी के पास, मुझे लगता है उस स्तर का दिमाग भी नहीं था कि वो इस चीज़ का सही जवाब दे पाते। मैं आपको देता हूँ, सरकारी स्कॉलर हैं आप, मतलब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये अपने दम पे उन्होंने क्या किया है। देखिए देश की राजनीति अगर सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व और उनके दम पे चलती रहेगी तो राजनीति का स्तर इसी तरीके से गिरता रहेगा। आप कंगना साहब के बयान देखिए, मैडम के, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कंगना को किस स्तर पे एमपी बना दिया आपने? सिर्फ मोदी जी के नाम पे ना। अगर देश का विकास इस बात पे निर्भर करेगा कि देश का प्रधान भी मोदी जी चुनेंगे तो गांव कभी विकास नहीं कर पाएगा। तब तो गांधी जी कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन। गांव का मुखिया अगर गांव के मुद्दों पे वोट लेके जीत के आएगा तभी उसकी जवाबदेही भी होगी। अगर मोदी जी किसी को भी गांव का मुखिया बना दें, वो गांव के लोगों की बात ही नहीं सुनेगा, उसके लिए वो चीज प्रायोरिटी पे ही नहीं है। तो मोहन यादव जी का कितना बड़ा अनुभव राजनीति में था कि उनको देश के एमपी जैसे राज्य की सत्ता सौंप दी गई। पढ़े लिखे हैं, मतलब उनके पास कई डिग्रीज है। अगर डिग्री को हम पढ़ाई का पैमाना मानते हैं तो बिल्कुल, चलिए मैंने मान लिया डिग्री को अगर हम पढ़ाई का पैमाना मानते हैं, तो उन्होंने ये बात बड़ी खराब कही है कि सरकारी नौकरी प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर आपका रोजगार देना और इंडस्ट्री लगाना प्रायोरिटी पे हो गया तो सरकारी नौकरी अपने आप क्रिएट होगी, आपको प्रायोरिटी रखने की जरूरत नहीं है। आज एक बात बताइए, अगर इस देश की जनता आदी हो जाए और आदी हो जाए तो बहुत सारी पुलिस की नौकरियों की भी जरूरत नहीं है। पुलिस किस लिए? शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। जीएसटी डिपार्टमेंट की नौकरियां किस लिए हैं? ताकि जो इंडस्ट्री चल रही है उनसे ठीक तरीके से जीएसटी वसूला जाए और देश हित में लगाया जाए। इनकम टैक्स की नौकरियां किस लिए हैं? कि जो लोग कमा रहे हैं उसको देखने के लिए। तो अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री भी लगा रहे हो, अगर आपका फोकस उस चीज़ पर भी है कि बाहर से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो सरकारी नौकरियाँ अपने आप क्रिएट होंगी। तो इनका जो मकसद है वो प्राइवेट नौकरियों को क्रिएट करना भी इनकी प्राथमिकता में नहीं है। सरकारी नौकरी कोई क्रिएट करने की चीज़ नहीं है। जरूरत होगी तब तो सरकार नौकरियों को लेगी। ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा रहे हैं। इनको लगता है कि 60,000 रुपये का काम अगर 8,000 में हो रहा है, ये देश के युवा की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर यही हालत रहे तो जो आज ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं ना, कल को ये भी कह देंगे कि हम आईएएस ऑफिसरों से भी अब 18 घंटे काम कराएंगे, 16 घंटे काम कराएंगे, उनको आवास भी नहीं देंगे। हो सकता है ये कह दें सैलरी भी आधी हो जाएगी। तो आदमी तो मजबूरी में काम करेगा, तो ये उस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकारी नौकरी इनको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इतनी इंडस्ट्रियां बंद कर दी। लोग आज कहते हैं कि भारत पहले टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस करता था, लेकिन आज बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया टेक्सटाइल में। कपड़ा बाहर से इंपोर्ट होकर आने लगा। सरकार का काम खाली इतना रह गया है कि बाहर से चीज़ें आ जाएँ। वैसे ये चाइना की चीज़ों का विरोध करते हैं और उस पर हमें टैक्स मिल जाए, हम बस इतना काम करेंगे। दैट्स कॉल्ड कारोबार। ये कारोबार है कि आपने टेस्ला यहाँ खोलने के बजाय एक कार बाहर से जो 30 लाख रुपए की मिल रही है उस पर आपने 30 लाख रुपए लेके कह दिया कि जी हमारे लोगों को आप 60 लाख में बेच दिए। ये कारोबार है, ना कि आप देश हित में कोई काम कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कुल मिलाकर सब चौपट कर दिया गया है? बिल्कुल चौपट कर दिया गया, एकदम सारी चीजें चौपट हो गई। आप मुझे बताएं, अगर इतना कुछ है,
आज आप आवाज उठा रहे हैं, देश का नेशनल मीडिया आवाज उठा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट इस पे नहीं आ सकता था? आप लोग हैप्पी बर्थडे खेल लेते हैं, आपको ये याद आ जाता है कि आज राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, विश कर देता हूं। राजनाथ सिंह को ये याद आ जाता है कि जी मोदी जी ने विश किया है, उनको थैंक यू लिखना है और ये बताना है देश आपके नेतृत्व में बहुत आगे जा रहा है। ये लोगों की अपनी एक दुनिया हो गई है जिसमें इनको लगता है कि देश बहुत आगे जा रहा है। इनको देश की जनता या उनके मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए मोदी जी का एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जो महंगाई की दर थी और जो आज महंगाई की दर है वो बहुत कम हो गई है। कल को ये भी कह देंगे कि बेरोजगारी जो 45 साल में हम लोग चिल्ला रहे हैं उच्चतम स्तर पे, ये कहेंगे सबको रोजगार मिल रहा है। क्योंकि जो जोमेटो में लड़का डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, 15-16 हज़ार कमा रहा है, इनके लिए वो भी एक रोजगार है। इनके लिए वो भी रोजगार है जो कुली रेलवे स्टेशन पे सामान उठा रहा है। वो उस माँ से पूछे जिसका बेटा सामान उठा के जिसकी कमर दब गई है। फ्रांस में तो नहीं है कुली। यहाँ मजबूरी में अगर आदमी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए समोसे और चाट का ठेला लगा रहा है, बारिश के मौसम में वो भी नहीं लगा पा रहा है, ये उसे रोजगार कहते हैं? शर्म आनी चाहिए कि इनके तो 75 साल में भी सपने पूरे नहीं हुए और यहाँ एक हुआ जिसको देश को आगे के 30 साल तक चलाना है और आप उसके सपनों की हत्या कर रहे हो। सरकार कितने साल की है? 5 साल, 6 साल, 4 साल। प्रधानमंत्री और कितने साल सत्ता में रहेंगे? और एक युवा जिसको आगे के 30 साल के लिए देश चलाना है, फिर आप कहते हो 2047 में भारत विकसित होगा तो हमें रोड मैप दे दीजिए। आपने तो 2014 में भी बहुत बातें कही थी। तो विपक्ष से जो शिकायत थी वो यही थी कि अगर बंगाल में ममता जी की सरकार है तो वहां भी बीजेपी विपक्ष में है। तो मेरी उस विपक्ष से भी शिकायत है कि बंगाल में भर्तियां कौन सी ठीक तरीके से हो रही हैं, यूपी में समाजवादी की सरकार है तो वो भी सवाल करें। और सिर्फ सवाल करना अब नहीं है, अब क्या हो गया, सवाल कर दीजिए, रील कट गई, डल गई, व्यूज आ गए, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। मेरी तो इस चीज के भी लिए लड़ाई है कि प्रधानमंत्री जी आज गेमर्स को बुला के अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि गेम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहां से सरकार को टैक्स से लेकर के बहुत रेवेन्यू आ रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में ये लोग गेम खेलना कंपलसरी कर देंगे। पढ़ाई तो तिलंडे में चली गई है, आप गेम खेलेगा आपका बच्चा। यूट्यूब पे बैठे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे क्योंकि गेमर्स को प्रमोट किया जा रहा है। हर 1 किलोमीटर पे ठेके खोलने जा रहे हैं, स्कूल सरकारी मर्ज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। तो आप बताइए ना, सरकार को तो वो काम करना अच्छा लग रहा है जहां से रेवेन्यू आ रहा है। कल को रेवेन्यू के चक्कर में दारू भी कंपलसरी कर देना, जो ना पिए उसको पुलिस उठा ले जाए। तो रेवेन्यू कहां से आ रहा है, सिर्फ सरकार का वो फोकस है। अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा आ रहा है, बाहर से हम चीजें मंगा के यहाँ बेच रहे हैं, ज्यादा बन रहा है, क्यों चाइना में 6ठी क्लास का लड़का कैपेसिटर बना दे रहा है और हमारे यहाँ 6ठी क्लास में ABCD सीखना मुश्किल हो जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी को देखें कि मेरे पिताजी ने जो किताब पढ़ी वो मैंने पढ़ी है। क्या अपडेशन है? क्या सरकार एजुकेशन पे, क्या प्रधानमंत्री जी को हम लोग कहते हैं बहुत विजनरी हैं, क्या विजन है उनका जो ये सोच रहे हैं कि ये यूथ का क्या होगा 10 साल बाद? जो बच्चा आज स्कूलों में जा रहा है, स्कूलों की जो हालत है वो क्या होगा, क्या उसको सिखाया जा रहा है? हम प्रधानमंत्री जी ने 362 करोड़ रुपए विदेश दौरे पे खर्च कर दिए, कभी उनको ये नहीं दिखा कि सिंगापुर में 6ठी क्लास के लड़के को पेचकस प्लास दे दिया जाता है कि स्किल डेवलप करनी है। ये भी तो सीख के आना था। पहले के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो आके बताते थे ये हमने सीखा ही, हम अपने देश में करेंगे, हमने इतनी कंपनियों से बात की है, ये इन्वेस्टमेंट होगी देश में, इतनी बेरोजगारी दूर होगी। आज क्या बात होती है कि प्रधानमंत्री साहब से ट्रंप ने हाथ कैसे मिलाया, पहले उसने हाथ आगे बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। बिहाइंड द सीन का गेम चल रहा है और बिहाइंड द सीन सबको पसंद होते हैं। आज 16 से ज्यादा अगर कोई ये कहे कि 16 के बिहाइंड द सीन दिखाए जाएंगे जहां पे बसंती तैयार हो रही है रेडी विद मी, तो शायद मुझे लगता है आज लोग 1500 रुपए की टिकट लेके भी सिनेमा घरों में चले जाएंगे। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें देश को क्या दिखाना है। आज मेरा बच्चा भी ये चाहता है कि उसको पूरे दिन मोबाइल चला के दिखाया जाए, मोबाइल पे वो वीडियो देखे पढ़े ना। लेकिन ये मेरी अपने बच्चे के प्रति तो जिम्मेदारी है, बेटा नहीं मोबाइल गलत है, ये नहीं देखना है। और आज चाहे वो यूथ हो, चाहे प्रधानमंत्री जी जिस चीज को प्रमोट कर रहे हो, वो सब क्या है, उस यूथ से कोई मतलब नहीं, वो हमारा बच्चा नहीं है, उसे हम वो दिखाएंगे जो ज्यादा है। आज TRP के गेम पर भी सरकार को लगाम कसनी चाहिए कि TRP पैरामीटर नहीं होना चाहिए, आगे जाके ये चीजें भी फटेंगी। आज आप सरकार पे काफी गुस्सा दिखा रहे हैं, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं है जो सोशल मीडिया पर विपक्ष का आप पर आक्रोश निकला कि आप सरकार? नहीं, बहुत कम निकला है जो सरकार पे मैं यहाँ पे आवाज उठा रहा हूँ। इससे ज्यादा तो मैंने 2016 या 17 में पहला वीडियो बनाया था बेरोजगारी पे। तब लोग कह रहे थे मोदी जी अभी अभी आए हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। मैं तब से देख रहा था, मुझे लगता है कि बेरोजगारी को लेकर के मेरा विजन ज्यादा बड़ा था साहब से, कि मैं तब देख के बता दिया था। आज भी वीडियो पड़ा हुआ है और उस टाइम ऐसे वीडियो ट्रेंडिंग में भी चले जाते थे, 3 नंबर पे ट्रेंड किया था। आज तो आप कैसा भी वीडियो बना लीजिए, ऐसा इतना रिपोर्ट होगा कि वो ट्रेंडिंग होगी नहीं। और मैं ट्विटर पे
आई थिंक पहला ऐसा शिक्षक था जिसको ब्लू टिक ट्विटर ने दिया था। और मैं आप शुरू से लेकर के अब तक के ट्वीट देख लीजिए, मैंने हमेशा सरकार से सवाल पूछा है हर एक चीज़ पे। बट इस देश में शिक्षा को लेकर परसेप्शन क्यों चेंज हो गया? जैसे हम लोग छोटे थे तो मुझे याद है कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब सोशल मीडिया के दौर में जो पढ़ लिख रहा बंदा है उसको अक्सर मैं ट्विटर पे देखता हूँ खासतौर पर कि जब कोई चाय वाला या कोई टिकटॉक पे कच्चा बादाम करते हुए एक महंगी गाड़ी खरीद रहा है तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि हो गई तेरी पढ़ाई। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं। या कोई पत्थर ठोक के वीडियो बना रहा है बिल्कुल, और उसके बाद सारे स्टार साथ घूम रहा है। बिल गेट्स को लेकर भी जब डॉली चाय वाला का आया तो लोगों ने कहा कि तुम पढ़ते पढ़ते रह गए, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। क्या वाकई में पढ़ाई लिखाई करके इंसान आज प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं आज के दौर में तो अपनी ज़िंदगी उस स्तर पर ले आ सकता है जिस स्तर पर सोशल मीडिया पर नाच गाना, पत्थर बजाना, डांस करना, कपड़े कम करना या गाली देकर पहुंचना आसान है? मैं एक एक चीज़ पे दे दूं इनमें जवाब, जितनी चीज़ें आपने बोली। जैसे पत्थर बजाने वाली बात जो है ये तो टेम्परेरी वायरलिटी है, ये तो रानू मंडल साहब की भी हुई थी, इसको मैं नहीं मानूंगा। कुछ लोग इसी चीज़ को क्या है परमानेंट बदल लेते हैं कि अगर उनके अंदर दम होता है तो वो इसे कंटेंट की दिशा में ले जाते हैं। आपने फिर डॉली चाय वाली की बात कर ली या फिर किसी और चाय वाली की बात कर लें तो ये कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं कि इंसिडेंट हुआ कि बिल गेट्स साहब आए और वो फेमस हो गया, अब मैं इस अपवाद को टारगेट बना लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अपवाद देखिए इतिहास बनाता है। जैसे मैंने अब आप ये सोचें कि 10th क्लास में आपका एक वीडियो देखा आपने उर्फी जावेद का जिक्र किया था। हाँ, कि मैं फेमस हुआ तो मैंने अपना कम से कम मेरी किताब बिक रही है। आज वो भी अच्छा कर रही है, उसको भी बहुत सारे सीरियल्स में काम मिल रहा है, रियलिटी शोज में जा रही है, एक एक पोस्ट के स्पॉन्सर्स ले रही है, तो वो भी अच्छा कर रही है, वो भी अच्छे पैसे कमा रही है जैसे आप कमा रहे हो। क्योंकि आपने ये कहा था, मैंने एक वीडियो आपको देख रहा था, आपने उसमें कोट एक नाम ले कोट कर दिया था, ये तब नहीं कमा रही होगी तो हाँ ऐसा हो सकता है कि तब नहीं कमा रही होगी जब मैंने बोला होगा 2-3 साल पहले की बात होगी। तो देखिए आप फेमस हो गए, उसके बाद आप अगर अच्छा करने लगते हो तो कोई गलत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत चीज़ करके फेमस हो गए लेकिन वो फिर अच्छा करने लगे तो ठीक है, लोग उनको जान गए, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैंने वो अपवाद वाली बात इसलिए कही कि आप ये कह दो कि जी सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे, क्रिकेटर बन गए। अब बच्चा सोच रहा है कि जी मैं 10th फेल हूँगा और मुझे क्रिकेटर बनना है, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, ये सब अपवाद हैं। 10th फेल कितने लोग क्रिकेटर बन गए? अच्छा, अगर इस देश में सारे लोग चाय वाले बन जाएं तो चाय कौन पिएगा? इस देश में सारे लोग क्रिकेटर बन जाएं तो कौन क्रिकेट देखेगा? मुद्दा इज दैट। और फिर ये देश चलेगा कैसे? आज क्रिकेटर से जो वो कमा रहा है, सरकार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे जीएसटी भी वसूलना है, उससे इनकम टैक्स भी वसूलना है। हर कोई तो हर काम नहीं कर सकता ना। तो आज के यूथ को ये कहना कि तुम एंटरप्रेन्योर बनो, तुम भी चाय खोलो। आज सरकारी नौकरी की लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं तो आसान है कि चाय बिक रही है, कल को सब चाय की दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो कौन उनकी चाय पिएगा? और आप उस युवा, हम लोग यहाँ बैठ करके इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ करके ये नहीं देख पाते हैं कि ये गांव में माँ बाप जिसके पास अपना खेत भी नहीं है, दूसरे की खेती करके किस तरीके से 2-4 हज़ार रुपये जमा करता है और ये सोचता है कि इसकी कहीं नौकरी लग जाए, सरकारी किसी विभाग में छोटी मोटी भी टैक्स असिस्टेंट भी बन जाए तो शायद घर की स्थिति बदल जाएगी। हम यहाँ बैठे बैठे उस भारत को नहीं देख पाते। यहाँ बैठे बैठे सोशल मीडिया पर हमें सिर्फ ये बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं, वो गरीबी वो शायद गांव में जाके जो हम देख पाएँ, महसूस कर पाएँ, तब हमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि सब यही काम कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है, यहाँ पे सरकारी नौकरी की भी ज़रूरत है, सब कुछ हर एक चीज़ की ज़रूरत है। कल को कौन टैक्स वसूलेगा? सब एक्टर बने घूम रहे हैं तो कैसे चलेगा देश? नहीं, बट मैं जो सवाल, मेरा कोर सवाल था कि एजुकेशन से उतनी जल्दी इंसान उतना राइज नहीं कर पा रहा जितना बाकी क्षेत्रों में कर जा रहा है। बिल्कुल, तो इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दिया कि एजुकेशन सिस्टम का स्तर गिर गया। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप अच्छे स्किल डेवलप नहीं कर पाए। जैसे आज एक बच्चा जिंदगी भर खूब मेहनत करे, वो आईटी में सेलेक्ट हो जाए जी, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर से फिर भी वो कम पैसा कमा रहा है, तो क्या ये आने वाले टाइम में उसको डीमोटिवेट नहीं करेगा एक जनरेशन को कि यार मैं इतनी मेहनत करूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैंने कई साल तक क्लास 10th 12th तक डेडिकेटेड रहा, मैंने तैयारी की, मैं आईटी में गया, मैंने वहां पर किया, बट मेरा पैकेज एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर के पैकेज से कम जा रहा है। देखिए, जो इन्फ्लुएंसर बन रहा है उसको भी ये बात नहीं पता थी कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, उसने भी रिस्क लिया तो वो इन्फ्लुएंसर बन गया। तो ये उसके हक में है कि वो ऐसा करना चाहता है। अब आप कहें कि एक बच्चे को 5th क्लास में ही अगर ये चीज़ सोच ली जाए कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है या वो गेम खेलना सीख जाता है। अब तो सारे माँ बाप ने पकड़ा दिया अपने बच्चों को, हाँ, अभी से बनाना शुरू कर दिया कि पैदा होता उसके बाद से उसके वीडियोस आने शुरू होते हैं। बताइए, और यूट्यूब इस चीज़ को कहाँ अप्रिशिएट कर रहा है? यूट्यूब तो कह रहा है कि नहीं, आप जब तक 18 साल के लिए तब तक आप गेम नहीं खेल सकते। तो लोगों ने तरीका निकाल लिया, लेकिन नहीं, हम अपने माँ बाप को बिठाएंगे। तो ये हमारी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है कि हम यूथ को मोटिवेट नहीं कर पा रहे एजुकेशन के लिए। यानी
इस फील्ड में तो बहुत तरक्की हो गई कि पहले तो खाली एक्टर्स लोगों को फेम मिलता था, ऑनलाइन का दुनिया आई, इन्फ्लुएंसर भी बनने लगे, सब फेमस हो गए। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अगर अपडेट हो जाता, अगर यहाँ इंजीनियर्स को भी आज 2 लाख 4 लाख की सैलरी मिल रही होती, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती, तो उनको ये इन्फिनिटी फील नहीं होती। तो ये जिम्मेदारी थी सरकार की। आप देखिए आर्टिकल, आई थिंक कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40, ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है राइट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ये सरकार की जिम्मेदारी है जो सरकार नहीं निभा रही है, क्योंकि सरकार भी इन्फ्लुएंसर से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई है कि सरकार के आज हर मंत्री को भी इन्फ्लुएंसर बनना है। मजा आ रहा है सबको इसमें, लेकिन हर मजा आने वाली चीज ठीक नहीं है। जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है वही उस काम को करे तो बेहतर होगा। अनफॉर्चुनेटली सारे नेताओं को आज शायद यही करना है, सबको यही करना है, वही सबको पॉडकास्ट करना है। पॉडकास्ट में जवाब किसी भी बात का ठीक तरीके से नहीं देना, उनको यह है कि हम भी फेमस हो जाते हैं, फेमस होने की। आप हमारे पॉडकास्ट देखे कई नेताओं के साथ? हाँ, आपने मैंने देखे, मैंने आप कुछ देखे। नितिन गडकरी जी का देखेगा, अरविंद केजरीवाल का देखेगा, मोहन यादव जी का देखेगा। हमने शिक्षा को लेकर भी घंटों बातें की है। बट वही है कि उन्होंने उस चीज़ पे, मैं देखूंगा जरूर कि किस तरीके से जवाब दिया है कि क्यों इस सिस्टम की जड़ें इतनी खराब हैं कि संविधान जिस चीज़ की परमिशन आपको देता है, आर्टिकल 19(1) ये कहता है कि भैया आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जाहिर कर सकते हो, तो सरकार उसको फिर क्यों नहीं सुन रही है? क्या सरकार को नहीं पता कि अगर विरोध हो रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए? आज की सरकार को ये लगने लगा है हम जीत कर आएँ तो आप हमसे सवाल नहीं कर सकते। जीत के आने का मतलब आपको 100% लोगों ने वोट दिया है, आपको तो 38-39% लोगों ने वोट दिया है, यानी 61% लोगों की तो विचारधारा आपसे इत्तेफाक नहीं रखती थी ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि आवाजें उठेंगी और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यह सोच लिया कि हम जीत के आए। आपने, अब लोग हमसे पूछते हैं फिर जिताकर क्यों भेजा? अरे जीत तो समीकरणों से हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा देश आपके साथ है। फेयर इनफ। बल्कि आपको लेके आना पड़ेगा देश को अपने साथ कि आपने नहीं दिया था ना मुझे वोट, मैं दिखाऊंगा कि मैं आपके हक की भी लड़ाई लड़ रहा हूं। कोई ऐसा पॉलिटिशियन लगता है आपको देश में? पता नहीं, उम्मीद मोदी जी से ज़्यादा थी। मैं मोदी जी को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोदी जी बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं या फिर ईमानदारी के पीछे वो बहुत बड़े एक्टर हैं। मेरी अभी तो यही सोच चल रही है। आज आप मेरी गूगल हिस्ट्री देखेंगे तो मैंने आज सुबह से सिर्फ यही सर्च किया कि, तो मुझे चैट जीपीटी से लेके सबने अलग अलग तरीके के आंसर दिए। मैं अभी मोदी जी के बारे में ही अपना परसेप्शन नहीं बना पा रहा हूँ कि वो आदमी है कैसा, कि वो आदमी एक छोटी सी चीज़ का भी दर्द समझ लेता है कि एक क्रिकेट टीम हारी है तो वो उनके इमोशंस पे भी दर्द बांटने चला जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्रिकेटर्स के पास अच्छी महिलाएं भी हैं उनका दर्द समझने के लिए। दूसरी चीज़, उनको बहुत पैसा हारने के बाद भी मिलता है, लेकिन जो युवा देश का, जिसका दर्द हर जगह आप वीडियो हर जगह देख रहे हैं, वो शायद उनको नहीं दिख रहा है। तो ये मुझे यही चीज़ नहीं समझ आती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के पास आज तक मन की बात में कभी उन्होंने बेरोजगार या युवाओं की बात की हो। अब क्या हो गया, पहले चुनाव में वादे किए जाते थे कि हम ऐसा कर देंगे। आपने 2014 के चुनाव में देखा होगा, ये कहा गया कि हम इतना डीजल पेट्रोल कम कर दें, बहुत सारे वादे होते थे। आज आप देखिए आज के चुनाव प्रचारों में तो वादों की भी ज़रूरत नहीं है। सरकार को ऐसा लगने लगा है कि अब हमें वादे करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो सिर्फ हम बड़ी बड़ी 2-4 बातें कर लें, अच्छे से बोल लें, झूठ बोल लें, उसी में हमें वोट मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जनता का भी फेल्योर रहा है। बट मैं इसे फेल्योर नहीं मानता, हमने आँख बंद करके भरोसा कर लिया और बहुत दिनों तक आवाज़ नहीं उठाई। हमें लगा इतना पुराना सिस्टम है, शायद मोदी जी को ठीक करने में टाइम लग रहा होगा। आज तो सोशल मीडिया का दौर है। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मोदी जी सारे नेताओं के साथ बैठ के बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। क्या ऐसी चर्चाएं महीने 2 महीने में एक बार सारे मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं होनी चाहिए कि आपके स्टेट में कोई आवाज़ उठ रही है, बंगाल में आंदोलन हो रहा है, ममता जी क्यों हो रहा है, दीदी बताइए आप क्या शिकायत है लोगों की? ये तो प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है। इन सब चीज़ों के लिए उनके पास एकदम वक्त नहीं है, वो कभी नहीं लिखते। वो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन उनको याद रहेगा, हर चीज़ होगी। अब ये आप कहोगे कि तो उनकी टीम करती है, उन्होंने लेकिन कहा है कि मैं खुद अकाउंट हैंडल करता हूँ। कई इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मैं खुद देखता हूँ। कुछ करते हैं बट लाजमी तो टीम ही करती है। हाँ, वही मैं तो, क्या टीम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि, या उन्होंने ये टीम को क्या रखा है कि देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो मुझ तक नहीं पहुँचना चाहिए? तो अगर ऐसा बोला है तो ये भी गलत है। फेयर पॉइंट है। 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पेपर लीक पर। अभी भी और खबरें आती हैं, बिहार से लेकर राजस्थान हर बार आती हैं। इस देश में पेपर लीक क्यों होते इतने? मैं जो समझ पाता हूँ, हो सकता है बहुत लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कि जब किसी चीज़ को लेकर के इतनी मारामारी हो जाए और आपको पता चले कि नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर लोग गलत दिशा का प्रयोग करते हैं। उनको लगता है, आज बहुत सारे लोगों को आप कहते हुए सुनेंगे, यार नौकरी नहीं मिल रही, यार कुछ नहीं, 30 लाख में बिक रही है।
तो वो धीरे धीरे करके ना चीज़ें कलेक्टेड होती चली गई। 2 लोगों ने लिया, देखो पड़ोसी था, ये तो पढ़ता भी नहीं था, इसकी नौकरी लग गई, इसने 25 लाख दिए थे, अब मैं भी इसी राह पे आऊँगा। तो हमने उस वक्त शुरुआत के दौर में उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। आज इसीलिए इस देश के युवा का इस एग्ज़ाम सिस्टम से इतना भरोसा उठ गया है कि वो यही साधन देखता है। तो दोनों ही लोग जिम्मेदार हैं। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा एक बात कि दहेज लेना पाप है, लेकिन ये शायद तब रुकेगा जब देना भी पाप हो जाएगा। तो रिश्वत लेना पाप है, लेकिन रिश्वत देना भी हो, लोगों के मन में ये डर पैदा हो जाए कि जिसने दी होगी। अब आप देखिए ना, नीट एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा सरगना था, उसके 90 दिनों में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई सीबीआई से, इसीलिए उसको बेल मिल गई। तो ऐसी चीज़ों से क्या है ना, लोगों के अंदर डर खत्म हो रहा है कि कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को अगर सज़ा नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि सीबीआई क्यों नहीं कर पाई? अब सीबीआई कहेगी जैसे रेलवे कहता है हमारे पास लोगों की कमी है। लोगों की कमी है तो आप भर्तियां क्यों नहीं कर रहे? आप बताइए कि आप उतना टैक्स नहीं वसूल पा रहे हैं, दिक्कतें हैं का? सरकार एक बार बताए तो सही कि सरकार, इसी को तो कह रहे हैं कि सरकार विफल हो रही है। अगर मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे पिताजी के हाथ में है और मैं अगर रो रहा हूं सुबह से शाम तक और पिताजी उसको दूर नहीं कर पा रहे, तो माँ किसको जिम्मेदार ठहराएगी? बताइए। हम तो राजा को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, और उसका कोई बयान भी इस चीज़ पे नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये इसीलिए चीज़ें कुलैब हो गई। पहले एक बार पेपर लीक हुआ, लोगों को लगा यार पेपर लीक होता है यार, मेरा क्या होगा? पेपर कैंसिल नहीं हुआ। 2017 वाला लीक हुआ, सीबीआई जांच हुई, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। ये अभी तक कोर्ट में ऐसे ही चलता रहा कि अब प्रोसेस बहुत लेट हो चुका है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि 25 साल पुरानी शिक्षक भर्ती को कैंसिल कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को ठीक इसलिए मानता हूँ, उन शिक्षकों के लिए मेरी सहानुभूति है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सही तरीके से सेलेक्ट हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेजर ऑफ द लोग गलत तरीके से आए थे सिस्टम में। आज एसएससी जैसा आयोग भी ये कहता है कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम ये पता कर लेते हैं गलत कौन कर रहा है। तो अगर गलत कर रहा है, आपने उनको क्या सजा दी? अगर आप इसी चीज़ को बाहर उजागर करने लगें और लोगों को 3 साल के लिए नहीं, परमानेंट डिबार्ड कर दें, और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हों और वो चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर भी आएँ, इनकी वेबसाइट पे भी आएँ, तो शायद लोगों के अंदर डर पैदा होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, सरकार को इनसे मतलब नहीं है। ये जो एजेंसियाँ फाइनल होती हैं, डायरेक्टर का कहना है कि ये गवर्नमेंट के रिगरस प्रोसेस से आती हैं। तो ये जो हमें यहाँ बैठ के लगता है कि ये 250 करोड़ का टेंडर है या 500 करोड़ का टेंडर है, ये टेंडर भी इससे कई गुना पैसा देकर के पास होके आते हैं। क्यों बचाने पे लग जाती हैं? आप देखिए नीट का पेपर में 720 मार्क्स आए, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, शिक्षा मंत्री ने बिना कुछ जाने क्या बयान जारी कर दिया, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये लोग क्यों बचाव में उतर आते हैं? वजह क्या है इसकी? यूपी में कांस्टेबल पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री साहब यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से लिख दिया गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आपको तो जनता के साथ रहना था ना, आपकी जनता सगी थी या आयोग सगे थे जो आपके लिए काम कर रहे हैं? बताइए। आप कहते थे नहीं। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ, 20,000 लोग लखनऊ पहुंचे, तो ये कहा गया कि ये पूरा पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। यानी सरकारें खुद इन आयोगों के बचाव में उतर रही हैं। अभी आप चेयरमैन के इंटरव्यू में देखिए, वो कह रहे हैं कि पहली बार एग्जाम हुआ है इसलिए गड़बड़ियां हो गई। हाँ। एसएससी पहली बार एग्जाम ले रहा है, पहली बार इस कंपनी ने करवाया। हमारा क्या मतलब इससे? हमारी जवाबदेही कंपनी से है क्या? आपने कभी आईआईटी का पेपर दिया? हाँ। आपको पता है किस कंपनी ने लिया था, कौन वेंडर था? नहीं पता ही नहीं। हम लोगों को पहले वेंडर नहीं पता होते। हमें क्या मतलब पीछे के प्रोसेस के बारे में, हमें मतलब क्या है? सोचिए, हमारी मजबूरी इतनी बन गई कि आज हम पीछे की जो प्रोसेस है, कौन वेंडर है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सत्ता के लिए शर्म की बात है। हमें जवाबदेही आयोग से लेनी थी। हमें बताना पड़ रहा है तुम्हारा वेंडर सही नहीं है, जिसके बारे में तो हमें पता भी नहीं होना चाहिए था। तो ये दुख का विषय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज एग्जाम सिस्टम की इतनी बर्बरता और इतनी डाउनफॉल है, जिस पे सरकार को सोचना चाहिए। ये हर स्टेट, हर सरकार पे है, सब पे है, सब जगह ये हाल है। एडीक्यूटी पटवारी का एग्जाम लीक कर चुकी थी। अगर मुझे मालूम है कि कोई आदमी गलत कर रहा है, ये गलत किया था, 2 साल के लिए बैन हुआ था, या कोई बदमाश है, उसने चोरी की थी, घरों में काम करता था, 2 साल जेल भी रह के आया, मैं कहता हूं अब नहीं है, अब इसका ये जेल से बाहर आ चुका है, मैं उसे अपने घर क्यों रखूंगा? जब किसी पे एक बार ये आरोप लग गया तो उसको तो टेंडर डालने की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। एक और कमाल की बात आपको बताता हूं कि टेंडर डालने के लिए लास्ट 5 ईयर्स का रेवेन्यू चाहिए होता है आपका। आप तो उस लास्ट 5 ईयर्स में 2 साल बैन थे, तो आपने अगर कोई भी और एग्जाम करा भी लिया तो वो लास्ट 5 ईयर का रेवेन्यू में कैसे काउंट हो सकता है? इन सब चीज़ों पे भी सवाल उठ रहे हैं। और सरकार ने एक बार या आयोग ने एक बार आके नहीं कहा कि अगर ये एजेंसी पेपर लेने में विफल रही है तो हम इसे बदल देंगे, हमें वक्त दीजिए। बट कि सब लोग इसके फेवर में उतर आए कि ये पहली बार एग्जाम करा रही है,
कौन जिम्मेदार है? हमें इससे मतलब नहीं है। और उस युवा का क्या जो आखिरी बार दे रहा है, इसके पहली बार कराने के चक्कर में उसका तो आखिरी बार है, उसके तो सपने कुचल दिए। वो बचा हुआ जीवन कैसे जिएगा जिसने अपने 3 साल इसी एग्जाम को दिए थे, इस सिस्टम को दिए थे कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा? बताइए। तो ये पहली बार दे के ये कह देना कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, 2023 की गड़बड़ियाँ कोर्ट में लटकी रहीं, 2024 अभी फिर कोर्ट में चला गया। आपका हर एग्जाम कोर्ट में जा रहा है, हर बार आपके गलत सवालों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब कि आप जिम्मेदार हैं, आप गलत कर रहे हैं। अब आपने इस बार कीबोर्ड और माउस में बच्चे को उलझा दिया ताकि आपको पता ही ना चले कि कहीं पेपर लीक भी हो रहा है। अब बड़ी चीज़ों पे तो रही नहीं, अब लड़ाई इस कदर आ गई है कि लोग ये कह रहे हैं हमें तो कीबोर्ड और माउस ही ठीक से दे दो। आप इतना मानसिक रूप से एक युवा को तोड़ दो कि वो आपसे सही कंप्यूटर या सही एग्जाम कराने की भीख मांगे। बस लीक क्या हो रहा है उसका कुछ नहीं पता। इस बार 2024 के एग्जाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी जब मुझे पता चला कि एग्जाम में ओवर एज लोगों को ले लिया गया है। मैंने वीडियो जारी किए, चेयरमैन तक बात पहुंचाई। चेयरमैन साहब का कहना था ऐसा हर साल होता है, यानी आपने किसी की चोरी पकड़ ली और चोर ये कह रहा है हमें तो बहुत दिनों से चोरी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई, उनको लगा कि मामला इतना सीरियस नहीं है, लंबी डेट मिल गई। हम कैट गए वापस और एग्जाम में बहुत कम दिन बचे थे, बीच में छुट्टियां भी थी, विंटर वैकेशन। कैट में पहले दिन ही हमारा इतना अच्छा ये रहा कि कोर्ट ने हमें आदेश दिया कि 525 लोग जो पिटिशनर हैं इनको आप टीयर 2 एग्जाम में बिठाइए, बाद में देखेंगे कि ये एलिजिबल थे या नहीं। क्योंकि ये लोग हाई कोर्ट में ये बयान दे आए थे, उसका हमने फ़ायदा लिया कि हाँ 650 लोग गलत सेलेक्ट हो गए, हम उन्हें हटा देंगे। उस पर इनका ये कहना था कि हमने प्री में इसीलिए ज़्यादा लोग लिए हैं ताकि बाद में हटा देंगे। ये क्या तरीका है? कल को तो अगर 1,65,000 लोग ही ओवरेज आ गए तब तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये इतने उलूल जुलूल जवाब देते हैं, इनके पास जवाब भी ठीक नहीं है, इस कदर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैं इनको कहता हूं कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। उसके बाद रात को इनको लगा कि अब जवाब देंगे क्या, इन्होंने पूरा रिजल्ट रिवाइज किया, कट ऑफ कम हो गई। 609 और लोगों को इन्होंने कहा कि ये लोग और एग्जाम में बैठेंगे। परसों आपका एग्जाम है, आज रात को आपको पता चल रहा है 3 महीने पहले रिजल्ट आया था कि अब मैं भी एलिजिबल हो गया हूँ। उसके बावजूद भी कई सारे लोगों को नौकरी मिली है उसमें से। तो ये चीज़ सुकून देती है कि हमने वो लड़ाई लड़ी, कोर्ट में जाके 40 से भी ज़्यादा लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन ये हुआ कि कुछ लोगों को नौकरी भी मिली और एसएससी को भी ये समझ में आया कि आप गलत नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी उन 800 लोगों को बाहर नहीं किया, उनको भी रिजल्ट में इवेल्युएट कर दिया, जिसकी हमारी लड़ाई थी। और नॉर्मलाइजेशन, गलत क्वेश्चन पूछ के मार्क्स टू ऑल कर दे, वहाँ इतनी अनफेयरनेस हुई कि एक बच्चा जो 344 नंबर ला रहा है 390 में सिलेक्शन नहीं पाता, एक बच्चा जो 298 नंबर ला रहा है उसको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाता है। तो सोचिए ये कहाँ की फेयरनेस है। इस देश में क्या पढ़ाई से ज़्यादा अब टेंशन बच्चों को इस बात की है कि सेंटर कहाँ मिलेगा, फिर तारीख कब होगी, पेपर लीक होगा नहीं होगा? क्योंकि बीते 5-10 सालों में मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा को लेकर केवल नेगेटिव खबरें सुनी है जी, कि सेंटर को लेकर बवाल होता, बच्चे पहुंच नहीं पाए, एग्जाम की तारीख बड़ी एंड में बताई गई, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, पेपर लीक हो गया सेंटर पे पहुंचने के बाद। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि सरकार या आयोग की मंशा इस चीज को ठीक तरीके से मैनेज करने की नहीं है। आप देखिए चुनाव कैसे मैनेज हो जाता है। आपको पता है जब चुनाव होता है तो सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। हाँ, मेरी मम्मी जाती हैं। बड़ी जिम्मेदारी का वाला काम है ना चुनाव लगाना। उनको पता है नौकरी चली जाएगी, थोड़ी बहुत भी गड़बड़ें हुई। वहीं क्या सरकार की जिम्मेदारी ठीक तरीके से एग्जाम कराने की नहीं है? यहाँ सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी क्यों नहीं लग रही? यूपीएससी में ऐसा होता है, वहाँ इन्विजिलेटर बनने के लिए गवर्नमेंट शिक्षक ही बनेगा। आप देखिए यहाँ पे कौन बन रहा है? जो लड़की पिछले साल खुद एसएससी का एग्जाम दे रही थी और इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, वो इन्विजिलेटर है, अंदर मोबाइल लेके जा रही है और वहाँ से भी रील डाल रही है, इस बार मैं इन्विजिलेटर हूँ। इतना बुरा एग्जाम सिस्टम हो गया है। तो सरकार का ही तो काम इसको ठीक करना। मैडम का वीडियो आपने भी देखा है जी। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, तो ये मंशा के ऊपर है कि जब चुनाव ठीक तरीके से सफल हो सकता है, जो रणनीतियां आप चुनाव में लगा रहे हैं वो एग्जाम कराने में भी लगा रहे हैं। यूपीएससी वाले एग्जाम को लेकर प्राथमिकता है क्योंकि वहां से डायरेक्ट सरकार को शामिल होना होता है, उनके आसपास देश चला रहे हैं जी, वो लोग देश चला रहे हैं, इनको उन्हीं की जरूरत है, उनको अच्छा रख रहे हैं, बस बाकी सब में करप्शन डाल दिया है। बस 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 बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं, कई लाख करोड़ के घोटाले हैं। कोई एजेंसी आ रही है, आप सोचिए हमारे पास एक ऑडियो आया जिसमें एक बंदा गारंटी ले रहा है कि मैं आपका प्री क्वालिफाई करा दूंगा और 15 लाख रुपए लगेंगे, स्टार्टिंग में आपको 2.5 लाख देने हैं। 1.5 लाख लोग प्री क्लियर करते हैं। आप सोचिए अगर 1.5 लाख लोग प्री क्लियर करते हैं तो आराम से 10 लाख लोगों से 15-15 लाख लिया जा सकता है।
ये बोल के, क्योंकि यही होता है, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग पैसा भी दे देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनको कह दिया जाता है देख उसका हुआ है ना, अगली बार तेरा हो जाएगा। अगर 1.5 लाख लोगों का भला करना हो तो 10 लाख से आराम से पैसा लिया जा सकता है। तो कितना बड़ा घोटाला होगा। और उसके बाद हर स्टेप पे, जैसे रेलवे में आपको पता है कि इन्होंने फॉर्म भराया, 500 रुपये फीस ली, बोला 400 वापस कर देंगे, 4 साल तक एग्जाम नहीं कराया, 52% लोग एग्जाम देने नहीं आए, 52% करोड़ों में जहाँ संख्या थी, कई करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, उनका पैसा तो खा गई है। जब आप इतने साल तक एग्जाम नहीं कराओगे तो आपको उनका पैसा वैसे ही वापस करना था। क्या पता वो ओवरेज हो गया हो, क्या पता उसकी उम्र हो गई हो, क्या पता इन 3-4 सालों में उसने भी समोसे का ठेला खोल लिया हो। मेरे भाई का मुझे याद है, 1 साल तैयारी कर रहा था, उसके एग्जाम की तारीख ही नहीं आ रही थी, आए फिर चेंज आए, नीट शायद दे रहा था, फिर चेंज आए, फिर चेंज आए, फिर चेंज आए, आखिर में उसने कहीं सीडैक कर लिया। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल तैयारी इसकी की और एग्जाम सीडैक क्लियर कर लिया और वो उधर चला गया, वही, जबकि उसकी तैयारी किसी और चीज को लेकर तो मैं यही कह रहा हूँ, डेट ही नहीं आ रही थी। तो आप सोचिए रेलवे कमीशन ने कितना पैसा कमा लिया। ये लोग सीईटी लेके आए थे, आपने भी सुना होगा 4-5 साल पहले, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे सबका, आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, नौकरी भी सही चीज़ों में जाएगी। अभी क्या होता है, आज रेलवे का हो रहा है, बच्चा ने वो फॉर्म भर दिया, सीजीएल का हुआ वो फॉर्म भर दिया, उससे क्या है कि कई लोगों को कई नौकरियां भी मिल जा रही हैं। इसके लिए भी तो सरकार जिम्मेदार है कि आपका सिस्टम ऐसा है, क्योंकि यहाँ कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। मान लेते हैं 1000 वैकेंसी, 1000 लोगों को नौकरी मिली, अगर 1000 में से 900 छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि पीछे वाले 1000 को नौकरी मिल जाएगी। तो ये सिस्टम का फेलर है। इसी से संख्या इतनी बढ़ रही है कि हर साल आप देखेंगे कि कई करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था ठीक करना जिम्मेदारी किसकी है? हम तो कहते हैं सरकार को कि आप एक एग्जाम एडवाइजरी बोर्ड बनाइए, मुझे उसका चेयरमैन बनाइए, मैं आपको राह सिखाता हूं कि कैसे इन चीजों से निपटा जा सकता है। आप कुछ करें तो सही उस दिशा में, आप वो कुछ भी नहीं कर रहे। आप प्रॉब्लम लगा देंगे, आप अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा के लिए कर रहे हो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो पर्सनल महत्वाकांक्षा किसी के हित के लिए भी तो हो सकती है, अगर किसी के हित के लिए। बट इतने, जैसे आपने कहा 2016 से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैं हर साल सुनता हूं। 13 से कर रहे हैं, 13 में किया पहले। मुझे बीपीएससी के छात्रों ने हजारों लाखों मैसेज किए, बिहार में था, राजस्थान के छात्र करते हैं, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार मैसेजेस आते हैं, 7 साल से नहीं आई है, बिल्कुल। हाँ, लगातार वो मैसेजेस करते हैं कि सर आवाज उठाइए। अभी रेलवे रिफॉर्म को लेकर मेरे पास लाखों मैसेजेस आ गए थे, उसका हमने भी उस पर आवाज उठाई। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आवाज उठ रही है, एक्स पर नंबर 1 जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है, लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है? 4 दिन की चर्चा फिर गायब। अब रेलवे रिफॉर्म पर इतनी चर्चा थी, क्या हुआ उसका? वही तो शिक्षक भर्ती पे क्या हुआ? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ही हमने सोचा था कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे। ये एसएससी वाली प्रॉब्लम तो बहुत लेटेस्ट है कि सेंटर खराब थे, सेंटर के बाहर भैंसें बंधी हुई हैं, डीजे चल रहे हैं, खेतों में सेंटर हैं, बच्चों को सेंटर्स पे पीटा जा रहा है, एडमिट कार्ड टाइम पे नहीं आए, 500-600 किलोमीटर दूर आप सेंटर दे रहे हैं, कई लोगों का अंडमान निकोबार आया, कश्मीर वालों का दिल्ली वालों का कश्मीर आया। ये तो एक फेलर बहुत बड़ा हो गया, इसलिए इतना चर्चा में। बट दिक्कतें तो सब जगह हैं। तो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने का मतलब ही ये था कि साहब आप 12 साल से इस पद पे बैठे हैं, आपका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है? आज सोचिए, कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर सीईओ को रिपोर्ट करता हो, वो अपने आप को बॉस समझता है। यहाँ तो एक आदमी जो सीधे पीएम को रिपोर्ट कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या होगा? उसी एटीट्यूड से वो काम कर रहे हैं, वो किसी से मिलना जरूरी नहीं समझते। उनको ये सब चीज़ें कभी नहीं दिखती हैं कि इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठ रही है, तो जवाब देना बनता है। अगर 2023-24 में एग्जाम में गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर हो गए, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप लोगों को एक मौका और दें। बट आपका सिस्टम तो ऐसा लग रहा है कि 2025 में और ख़राब होने वाला है, तो कैसे ठीक होगा? देखिए, जो आपने कहा बिना आवाज़ उठे तो कुछ ठीक नहीं होगा। हमने जो आवाज़ें अब तक उठाई हैं, उसमें हमने कुछ पाया है। देश को आज़ादी भी एक दिन में नहीं मिल गई थी, बहुत सारे आंदोलन हुए। जब आप कोई भी आंदोलन करते हैं, सरकार के कानों तक आवाज़ जाती है, कुछ चीज़ें ठीक होती हैं। तो बच्चा पढ़ाई करे, आंदोलन की तैयारी करे। वही, इसीलिए हमने इस बार बच्चों को नहीं बुलाया। बच्चा तो बेचारा परेशान हो गया, जिसको ट्विटर से कोई मतलब नहीं था, उसको ट्विटर पे बुला के ये कहना कि तुम ट्वीट करो। आज मैं तो कहता हूँ कि इन कमीशंस को भी जब अपना एडवर्टाइजमेंट ये निकालते हैं रोजगार का, उसमें लिखना चाहिए कि आपका ट्विटर अकाउंट होना कंपलसरी है, आपका इंस्टाग्राम होना कंपलसरी है, आपको रील वायरल करना आना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना आना चाहिए, आपको सरकार पे आवाज़ उठाना आना चाहिए। ये सब चीज़ों की हिम्मत रखते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो आइए इस सिस्टम में, वरना फॉर्म लेके संन्यास ले लीजिए। और क्या है, आप बताओ, ट्विटर पे बार बार आवाज़ उठाना, चिल्लाना, और फिर हम खुश हो जाने लगे। इनिशियली तो यही हुआ, अच्छा इस मीडिया ने हमारी आवाज़ उठा ली। तो जब पहले इसी चीज़ से खुश हो रहे थे, अब समझ में आ रहा नहीं यार, हल चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा कि आवाज उठ गई। मतलब ये वैसा ही था जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर हमने आवाज उठाई, फिर भी खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। बताइए, आप एक तरफ ये कहते हैं, तो आपका, मैंने वही आपको कहा कि आज की राजनीति सिर्फ कारोबार कर रही है। उसको अगर ये लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से कई हजार करोड़ का धंधा हो सकता है, तो ये नहीं टलेगा, क्योंकि ये कई हजार करोड़ का मामला है।
ये प्रॉब्लम है। हर चीज में सिर्फ धंधे की बात हो रही है कि सरकार किस तरीके से पैसा कमाए, पार्टियों के जो फंड अकाउंट हैं वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में हमें उनकी भी जानकारी ना दी जाए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, कई नेताओं का नाम मैं सुन रहा हूं जो शायद आपके प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जी, डर नहीं लगता कि अगर ये प्रोटेस्ट में आएंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएंगे तो आपको लेकर एक परसेप्शन बन जाएगा? क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो बीजेपी की विचारधारा से हैं। हाँ, और जितना मैंने सुना पढ़ा वो ये था कि वो प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि बच्चे ने उम्मीद जताई और बच्चा नाराज ना हो जाए, इसलिए मजबूरी में बस मजबूरी में आना पड़ रहा है। वही देखिए, एक शिक्षक की मुझे लगता है किसी पार्टी को लेकर के विचारधारा, देखिए विचारधारा होना अलग बात है। मैं सरकार का फैन नहीं हो सकता। जब आप फैन हो जाते हैं तो आप मेंटली उसके गुलाम हो जाते हैं, आपको उसका गलत भी सही दिखेगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मैं किसी की भी विचारधारा का गुलाम नहीं हूं। हो सकता विचारधाराएं भी तो चेंज हो सकती हैं। मोदी जी जिस इंटेंशन के साथ आए थे कि मैं एक फकीर आदमी हूं, झूला लेके चल दूंगा, आज वही मोदी जी 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं ना, उनकी खुद की चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। जो स्कॉर्पियो में चलते थे सीएम रहते हुए, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं। मुझे इससे आपत्ति नहीं है। मैं बता रहा हूं कि विचारधारा, या केजरीवाल साहब को ले लीजिए कि जो ये कहते थे कि मैं आम आदमी बन के रहना चाहता हूं, तो उनके ऊपर भी आरोप लगे कि आपने 50 करोड़ रुपए बंगले में लगा दिए। सोल्यूशन क्या दो? कैसे बचोगे फिर पॉलिटिकल चीजों से? क्योंकि अगर ये सत्ता तो पक्ष हम से विपक्ष हुआ, ऐसा देखिए तो बिल्कुल फिर भी तो नहीं कह रहे हैं, बच्चे भी डिवाइड हो जाएंगे, बच्चों में विचारधारा होगी। बिल्कुल। तो हम ये बिल्कुल भी, हम तो ये कह रहे हैं आप एज ए नागरिक हमारे साथ आके बैठिए, ताकि सरकार को ये लगे कि इनकी आवाज बुलंद है। हम इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि इस आंदोलन को कांग्रेस लीड कर रही है, इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। मैंने उसमें सत्ता पक्ष के लोगों से भी कहा है। मैं 3 MP सत्ता पक्ष के से भी मिला, मैंने उनसे भी गुजारिश की कि या तो आप हमारी बात, मैं कल सुबह, मैं अब कितने लोगों का नाम लूँ, कुछ का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन कुछ का ले रहा हूँ। जैसे मैं कल महेश शर्मा से मिला, डॉक्टर महेश शर्मा से, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात परसों संसद में और DOPT मिनिस्टर को बोलूँगा। मैंने उनको कहा कि आप हमारे साथ आके बैठिए, भी हमारी आवाज़ भी बनिए। देखिए, अगर गलत हो रहा है तो सबको बोलना चाहिए। ये देश किसी एक बाप की जागीर थोड़ी है, सबका है। इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो तानाशाही बड़ी है वो ऐसा नहीं कि कोई आदमी आए और ये कहने लगे कि मैं तानाशाह बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। जब जनता का डर और खामोशी बहुत बढ़ने लगे तभी तानाशाही पनपती है। तो हमें वो चीज़ नहीं पनपने देनी है। अब वक्त आ गया है कि हमें गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप बताओ ना, मीडिया अब तक तो कोई भी आंदोलन होता था उसमें भी 2 पक्ष रख देती थी कि ऐसा लग रहा है ये पॉलिटिकल है। अभी तक हमारी कोशिश इस चीज़ में सफल रही है कि मीडिया भी यही कह रही है कि शिक्षकों और छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप कहीं नहीं सुनेंगे कि कोई ये कह रहा है सरकार के पक्ष की बात कर रहा है, नहीं। तो ये चीज़ हमने हासिल की है, लगातार बोल के ये चीज़ हमने हासिल की। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था वो कि जो आप विपक्ष के नेताओं को लाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि उससे परसेप्शन आपका चेंज जाएगा, आपकी लड़ाई पीछे रह जाएगी और विपक्ष सरकार की लड़ाई? ये कोशिश हमारी पूरी है कि हम ये परसेप्शन चेंज नहीं करने देंगे। देखिए, मैंने एक चीज़ अपने जीवन में ये सीखी कि अगर आप सच्चे हो, जैसे आपने ट्वीट वाली बात भी कही, अब मैं इतने सालों से सच्चा था तो कोई कहाँ निकाल पाया उस एक ट्वीट के अलावा? आप बताओ, नहीं निकाल पाया ना। उसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सारे टीचर्स का तो लोग निकाल के डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये वही शिक्षक थे जब मोदी जी पे इस तरीके की बातें कर रहे थे। हाँ, मोदी जी का फैन होना कोई बुरा थोड़ी ना है। मैं खुद हूँ, उन्हें तैयार होकर रहना पसंद है, मुझे भी पसंद है। वो कपड़े रिपीट नहीं करते, मुझे भी कपड़े रिपीट करना पसंद नहीं है। मुझे उनके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ है। मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, बट मुझे देश के प्रधानमंत्री से अपनी बात कहने का हक है। मैं उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए नरेंद्र मोदी दोनों अलग अलग तरीके से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि 75 साल तक भी महत्वाकांक्षी रहा जा सकता है। आपको इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है कि आपने कमा लिया बैठ जाइए, नहीं। आप बार बार जीत कर आइए। आप बार बार ये उम्मीद रखिए कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं देश का लीडर बना रहा, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। मोदी जी अगर आज भी एम्बिशियस हैं तो ये कमाल की बात है, क्योंकि इससे ऊपर क्या है? एक आदमी सीएम बनता है, अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने, उनको उम्मीद थी यार पीएम भी बनूंगा, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी आज भी पीआर से लेकर हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये कमाल की बात है कि अब उनकी महत्वाकांक्षा क्या है। हम तो ये सोच रहे थे 2 बार पीएम बन के, मुझे लगा आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी भी पीएम से ज़्यादा दिनों तक कैसे रह सकता हूँ। अब तो वो भी काम पूरा हो गया कि वो एक और पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उनसे ज़्यादा दिनों तक पीएम रह ली। तो सब कुछ तो हो गया जो इस एक देश में टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ भी सोचा जा सकता है, वो सब कुछ उन्होंने अचीव किया। राष्ट्रपति बनना बाकी है अभी राष्ट्रपति, अरे नहीं, हमारे देश में प्रधानमंत्री से ऊपर क्या। अब ऐसा तो नहीं होगा कि यूएस के राष्ट्रपति बना दिया जाएगा मोदी जी को, अगर वो बहुत पीआर करेंगे। मोदी जी, आपको नहीं लगता कि हमने और आप लोगों ने भी पीआर करना मोदी जी से बहुत सीखा है?
मैंने तो नहीं सीखा, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन बाकी के लोगों को आप देखेंगे कि किस एंगल से कहीं जा रहे हो, तो आज कोई लोग प्रोटेस्ट में भी आते हैं तो आप देखेंगे कि किस एंगल से ऐसी फ़ोटो खिंच सकती है जो इमोशनल रूप में लोगों के बीच में जाए। आज सब ये मोदी जी ने सिखाया देश को, इससे पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे। आज लोगों का मकसद रहता है, मकसद है चर्चा में आना, मुद्दा चाहे जो भी हो। आज जो विपक्ष के लोग इसमें आपकी बिरादरी भी फेमस है आज, बहुत बिरादरी, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा है, वो लोग सबसे ज्यादा है। मैं अब मुझे नहीं बोलना चाहिए इस वक्त एकदम जहां देश के सब शिक्षक साथ हैं, बट वो तो सबसे ऊपर निकल रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे लगता है कि आजकल एक हमारे नॉर्मल लोगों परसेप्शन में लगा है कि शिक्षक के पढ़ाई वाले वीडियो छोड़ के बाकी सब हमको देखने को मिलता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। किसी हर मसले पे, हर विषय पे जानकारी, उनको बोलना है, ज्ञान देना है, उनको न्यूज भी सुनानी है। गणित का शिक्षक है तो उसको जीएस की किताबें भी बनानी है। वो आज वो शिक्षक वो इन्फ्लुएंसर, उसको ज्यादा पता है कच्चा बादाम में किसने नाचा, सनी लियोन ने कहाँ थी, नूरा फतेही कौन सा। बिल्कुल। और देखिए, शिक्षक की बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं, शिक्षक के बोलने के दायरे भी हैं कि उनको किन मुद्दों पे कितना बोलना है, लेकिन वो सब चीजें आज पीछे छूट गई। मोटिवेशनल वायरलिटी का दौर है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब छोटे होगे तो आप देखते होगे कि बोरोप्लस जब करीना कपूर लगाती थी तो हम लोगों को लगता था यार मुझे ये लगा रही है, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि यार करीना कपूर बोरोप्लस नहीं लगाती है, तो सिर्फ ऐड है। जैसे आज कार्तिक आर्यन आप देखेंगे स्केचर के शोरूम के बाहर फोटो लगाए, तो आज बहुत सारे लोगों को, हमें आपको पता है कि वो स्केचर नहीं पहन रहा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता और वो शायद इसलिए जा रहे हैं। विदेशों में आपको पता हो, यूएस आप चले जाइए या दुबई आप चले जाइए, वहाँ कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जिसकी फ़ोटो लगी है। वहाँ उनको पता चल गया है, वो हमसे आगे हैं, उनको पता चल गया है कि सेलिब्रिटी के नाम पे जूता नहीं बिक सकता है। विदेशों में ऐसे ब्रांड फेमस हैं जिन पे टैग भी नहीं है कहीं, आप देख के नहीं बता सकते कपड़ा कौन सा है, आप देख के नहीं बता सकते मेरे जूते किस ब्रांड के, नहीं, वो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो अपने देश में भी ये दौर आएगा, ये वायरलिटी, इस चीज़ का भी बबल फटेगा और एक वक्त रह जाएगा जब सिर्फ कंटेंट की चर्चा होगी। आज गेम है टीआरपी का, मैं आगे के 10 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एसएससी और इस विषय से आगे बढ़कर थोड़ा आपकी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कराता हूँ अगले आधे घंटे में। मैंने कुछ गलत तो नहीं, बढ़िया कहा आपने। एक सवाल, कई सारे सवाल जो लड़कों के आए थे, तो हमने कहा लड़कों से सवाल ही पूछ लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें। एक क्वेश्चन आया था कि महाराज निक्कर पहने काहे पढ़ाते हो आप? निक्कर पहने, लेकिन और निक्कर पहने भी तो पहने, उसके ऊपर बेल्ट काहे लगा लेते हो? अरे वो कई बार क्या है कि कैमरा की सेटिंग नहीं, मेरा ये रहता है कि देखिए ऑफलाइन में पढ़ाना एक अलग चीज़ है, ऑनलाइन में बच्चों को क्या है बीच बीच में हंसा देना, कोई ऐसी बात तो बोल देना। दिखाए थे अभी तो हम भी देखे फिर वो वीडियो, अच्छा, कि नीचे लाल चड्ढा पहने थे और उस पे शर्ट में बेल्ट लगा के एक्चुअली वो तो देखो बेल्ट लगाए हुए हैं। नहीं, वो देखिए, वो पता है वो बिल्कुल फील नहीं आता है फिर तैयारी वाला। तो अब घर में तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि अगर मुझे शर्ट दबाऊंगा नहीं तो मुझे वो फील नहीं आएगा। तो पैंट पहनने के समय नहीं था, एक अच्छा टाइट कर दिए। अरे घर पे रह के ही वीडियो बनाते हैं तो मतलब कुछ तो ऐसी भी फोटो फिर आपको मैं नहीं बताना चाहता यहाँ पे। मान लो कोई लड़का कच्छा पहन के कोचिंग में चला है आपके, तो उसको तो गाली दोगे आप, मारोगे पटक के कि साले तुम तैयार होके नहीं आए। लेकिन कैमरे में क्या है कि अपर बॉडी ही दिख रही है, तो कई बार जूम ज्यादा हो गया और पता चल गया कि यार निक्कर भी पहना हुआ है और ऊपर से बेल्ट भी लगाई हुई है, तो ऐसा हो जाता है। हमारे यहाँ भी लोग करते हैं मीडिया में। हाँ, एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, वो नीचे शॉर्ट्स पहन के ऊपर ब्लेजर डाल के शूट कर लेते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन उस केस में पता है ब्लेजर डालने में ये है कि आपको बेल्ट लगानी पड़ेगी, नहीं तो कॉन्फिडेंस आना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कह रहा हूँ तुम मेरे पैंट कहीं नहीं पहन लेते? वो बेल्ट तो उसके बाद उतर जाती है, फिर स्टूडियो से फिर वापस जाके नीचे हवा लगती रहे, थोड़ा अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर अच्छा लगता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक रील हमने देखी, किसी लौंडे ने कहा कि सर डांस करके दिखाओ, आप उसको घरियाए पहले, फिर अंजलि अरोड़ा, नूरा फतेही का जिक्र किए, लेकिन आखिर में नाच दिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रील जो है ना, रील का जमाना मुझे इसीलिए डर लगता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर उसमें देखेंगे तो ड्रेस अलग होगी। हाँ, पहले आप नहीं, मैंने बोला कुछ और होगा और उसके बाद वो डांस वाली कहीं और से उठाई होगी। जैसे घरियाते गए क्या आप, मैं अंजलि अरोड़ा हूँ, कच्चा बादाम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मैं ऐसे नाचूं, फिर आप नाचे बकायदा। नहीं, वो डांस कहीं और उठाया होगा, डिमांड तो पूरी हो गई। नहीं, वो उसने वीडियो कहीं और उठाया होगा। वैसे भी डांस में क्या होता है ना, मैं कई बार ऐसे ये बिजली डांस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि थोड़ी एनर्जी लेके आओ पढ़ने में, तो वो उसके लिए ऐसा कर देते हैं। बचपन में नागिन डांस बहुत किए होंगे आप? नागिन डांस तो बिजली डांस ही किया हमेशा, एक ही डांस आता है, दैट्स बिजली डांस। नाचते तो आप हो, खान सर के रिसेप्शन में देखा था हमने। अच्छा, किसी पकड़ लिए थे, आपकी सबसे ज्यादा वायरल वही है। अच्छा, हाँ, वो बंदा भी ये कह रहा है कि उसको पूछा गया कि आपको कितने पैसे मिले, बोले ये तो अभिनय सर बताएंगे। उसको ये लग रहा है वो मेरी शादी में आया है। नाचने का शौक है आपको? हाँ, अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत मैं जहाँ पे रहता हूँ तो उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ, तो अपने आप निकल जाता है जब गाना हो। वैसे ऐसे कोई स्पेशली नहीं है, बट गाने की धुन वगैरह आती है तो निकल जाता है।
आप बॉयज कॉलेज में पढ़े हो ना? हाँ, Boys बॉयज school शुरू से बॉयज कॉलेज में पढ़े। बॉयज स्कूल में पढ़ने क्या नुकसान होता है? कि बहुत दिनों तक आपको यही लगता है कि आप किसी लड़की से बात नहीं कर पाते, आपको लगता है कि अभी आपकी औकात उतनी नहीं है, आप अपने आप को एलिजिबल नहीं समझते हो। ये सब बहुत दिक्कतें हैं बॉयज स्कूल में पढ़ने की। हमें हर एक चीज़ बहुत बड़ी लगती है, लड़की की कोई छोटी सी बात, अरे लड़की हमसे कैसे शेयर कर सकती है, और हम उन चीज़ों को बहुत बड़ा देखते हैं। तो ये बॉयज स्कूल में पढ़ने का नुकसान है। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा होता है, बट मन में अकेले प्रेम कथा चलती है लड़कों के, अकेले नहीं, फिर प्रेम। आप ट्यूशन वगैरह में तो हम लोग जानबूझ के देख के ट्यूशन लगाते ही थे कि महिलाएं रहें, उससे मोटिवेशन आता है पढ़ने का, कि पहले से पढ़ के जाएंगे, सारी चीज़ें सामने से बता के बोलेंगे, वो देखिए कि इसको बहुत आता है। तो लड़कों का इंटेंशन तो ये रहता ही है कि वो महिलाओं को इम्प्रेस भीड़ बढ़ करें। जाती है। अगर कोई स्कूल की सुंदर लड़की आके बैठ गई, इस फलानी टीचर के यहाँ पढ़ती है, तो वहाँ भीड़ मैं बढ़ती बता रहा हूँ आपको कि जब मैं है। कोटा यहाँ पे गया, छोटे शहरों में तो देखा है। 12th के बाद जब मैं कोटा गया तैयारी करने, हाँ, तो मैंने क्या किया कि कोचिंग में पहले तो क्या होता था कि नंबर लिखा लेते थे ना जो डेमो में आ रहा है। तो एक लड़की ने नंबर लिखा, मैंने पीछे लिखा, तो मैंने उसका नंबर अपनी आंखों में कैद कर लिया। अब मैंने सोचा यार कैसे कॉल करनी है, कैसे कॉल करनी है। 2-3 दिनों तो मैंने क्या किया, मुझे ये भी नहीं पता था, मैं जब कोटा सीधे गांव से गया, बहुत हल्का शरीर था, 44 किलो वजन था, तो वैसे अपने आप को अनफिट समझते थे। फिर भी कहा कि नहीं जज्बात तो हैं, तो मैं अपने बालों को सेट करता था। पहले मुझे ये भी लगता था कि बाल कड़वे तेल से ही सेट किए जाते हैं, पूरा मैं ऐसे सेट वेट करके जा रहा हूँ कि देख, नहीं हुआ। मैंने एक दिन कॉल लगा दिया, कॉल लगा के बस खाली बोला हेलो। अब उस टाइम शायद माँ बाप भी, किसी की बच्ची बाहर है तो वैसे होते होंगे, और वो लड़की के माँ बाप भी वहीं रह रहे थे तैयारी के साथ। तो मुझे रात को 10 बजे फ़ोन आया कि तूने फ़ोन किया था, सीधे गाली गलौज, अभी वहीं आ रहा हूँ जहाँ तू है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 3 बजे तक घर के सामने वाले पार्क में बैठा रहा, मुझे लगा सच में आ रहा है। तो ये होता है कि जब आप बॉयज स्कूल में नहीं पढ़ते, आपके अंदर इतना डर व्याप्त हो जाता है। उसके बाद मैंने कई साल तक ऐसी कोशिशें नहीं की। प्रेम मेरे जीवन में फिर सन 2012 में आया। सोचिए कितनी उम्र और बाद मतलब ये सब चीज़ें हासिल हुई, इसका तो regret 2014 के बाद आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी होगी। नहीं, प्रेम जब 2012 में आ गया तो गर्लफ्रेंड इतनी लेट क्यों बनेगी यार? हम लोग भी जेन जी से थोड़ा ही पीछे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि अगर एक्सक्यूज में कहने वाले को आप बात करने वाली समझ रहे हैं, हाँ तो हमको आपके लक्षण तो नहीं लगे फिर। नहीं और ये तो फिर, 14 ही घटना थी कि मेट्रो में किसी ने- लेकिन हम आज तक भी जो भी प्रेम प्रसंग जो हमारा शुरू हुआ है वो फेसबुक से ही हम कर पाए हैं, वो हमसे नहीं हुआ है, सामने से नहीं जिगरा। सवाल ही नहीं उठता है। तो फेसबुक से ही हमारी प्रेम कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर में डायलॉग था, फट के फ्लावर हो जाना। हाँ, तो मतलब वो हिम्मत हमारे साथ नहीं थी, क्योंकि जब आप गांव से होते हो और आपको लगता है कि आप ऐसा कैसे हो सकता, आप इसकी ज़िंदगी के लड़के कैसे हो सकते हो, तो ये डाउट बहुत रहता है, सेल्फ डाउट। पहली बार मोहब्बत कब हुई? तो ना हुई होगी वो तो अलग बात है, पहली बार गर्लफ्रेंड कब बनी? मोहब्बत तो बचपन से चल रही होगी मन में एक तरफा। हाँ, मतलब एक तरफा। हाँ, कि ये हमारी वाली है। देखिए, एक तरफा तो लड़कों के दिमाग में ऐसा चलता ही रहता है, हाँ, 8th क्लास से ही चलना शुरू हो जाता है आई थिंक। और बट अगर ये कहें कि वो वाली मोहब्बत कब हुई, तो 2013 में शुरुआत हो गई थी। बनी कब गर्लफ्रेंड? 2013 में ही, मतलब कोशिशों के बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाने लगे थे ना उस टाइम, थोड़ा तो पढ़ाने लगे थे, कॉन्फिडेंस आने लगा था, लोग अप्रोच करने लगे हाँ, तो थे। काम वाम के बारे में बात हुई तो कॉन्फिडेंस रह गया। और कॉन्फिडेंस आ गया कि चलिए हम आपको गणित सिखा देते हैं, उस तरीके से। महाराज गणित का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप यार कमाल करते हैं, मतलब एकदम ऐसे कह देते हैं कि जो देख भी रहा हो बंदा कहेगा बताओ हमारे बारे में मजाक किया जा रहा है। तो बाकी प्रेम पे मेरी बहुत गहरी समझ है, आप प्रेम पे सवाल है पूछ प्रेम? सकते हैं। क्या है प्रेम? चलो बता दो। मैं प्रेम क्या है? प्रेम मुझे प्रेम आत्मा का निस्वार्थ समर्पण है। प्रेम में अनंत, आज वाला प्रेम नहीं, प्रेम में अनंत दया है, प्रेम में अनंत क्षमा है, प्रेम उदारता है, बहुत कुछ है प्रेम। वो आज वाला वो प्रेम नहीं है कि जहाँ पे हम बेहतर की तलाश में लगातार हैं, लगातार हम बेहतर की तलाश में हैं और जैसे ही हमें मौका मिलता है हम चले जाते हैं। लड़कों के लिए प्रेम भगवान ने अलग तरीके से बना कर दिया है, लड़कियों के लिए भगवान ने प्रेम अलग तरीके से बना के दिया है। क्या फर्क है लड़का और लड़की के प्रेम में? यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि लड़कों के ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सुनेंगे कि 2 लड़के आपस में यही चर्चा करते रहते हैं कि ब्रेकअप हो गया। लड़कियां नहीं करती हैं, लड़कियां पूछती भी नहीं है कि तेरा ब्रेकअप हुआ, क्योंकि पूछने की नौबत ही नहीं आती है, उससे पहले वो एक रिलेशनशिप में जा चुकी होती है। लड़के को ये लगता है जब उसका दिल टूटता है तो उसका भरोसा उठता है, वो तो ये कहता है कि अब मैं शादी भी नहीं करूँगा,
इस तरीके का उसका भरोसा हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। लड़कियां मूव ऑन कर लेती हैं। आज आपकी ज़िंदगी से एक लड़की जाएगी, हो सकता है 3 महीने बाद सोनू की ज़िंदगी से गई है और मोनू की ज़िंदगी में एंटर किया है, और उसकी लहंगे की चुन्नी पे लिखा है मोनू की दुल्हनिया, और सी इज डांसिंग, और आपको ऐसे लगेगा जैसे मोनू कितने सालों से इसके जीवन में है। तो ये अंतर है। लड़का की शादी अगर 3 महीने बाद कर दी जाए, पहली बात तो संभव ही नहीं है, ब्रेकअप के 3 महीने बाद अगर शादी कर दो तो वो शायद बात तक ना कर पाए लड़की से, तो लड़का टूट जाता है। लड़की शायद इसलिए नहीं टूट पाती क्योंकि भगवान ने उनको बनाया इस तरीके से है। लड़की प्रेम करती है, लड़का मोह करता है। लड़की जब तक आपके साथ है प्रेम है, उसको जाने के बाद आपकी फिक्र नहीं है। लड़के को यह है कि छूटना नहीं चाहिए। ये अंतर है बेसिकली दोनों उसका के एक प्रेम। फर्क ये भी हो सकता है कि लड़के कैद करके रखना चाहते हैं, लड़कियां उतना कैद नहीं करती, या लड़के मुंह ज्यादा मारते हैं, कई जगह पर गलतियां ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं या है। समझदार कम होते हैं। ओवर देखिए, वो बेचारे समझदारी दिखाते नहीं हैं, वो उसे खुश देखना चाहते हैं। मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जिनको पता होता है लेकिन फिर भी ऐसे बिहेव करते हैं, मुझे नहीं पता, ताकि लड़की को लगे बड़ा इनोसेंट है। वो उसकी नज़रों में इनोसेंट बने रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों को कम समझ है, वो सब कुछ समझ रहा होता है, उसको पता होता है। एक लड़का भांप लेता है कि अब ये उसकी ज़िंदगी से जा रही है। उसकी मैं पीछे की वजह जो मैं जान पाया वो ये है कि जब एक लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में आते हैं तो लड़के को ना सीरियस मोहब्बत होने में वक्त लग जाता है। वहीं लड़की पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे दिन से इस तरीके से आपके साथ बिहेव करने लगेगी कि उसको बहुत प्यार है, वो शायद कितने सालों से आपके साथ है। लड़का उस वक्त उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता। ये शायद भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म सेट करके दिया है कि लड़का उतना डूब नहीं पाता। ये प्रोसेस जब 1-2 साल तक चलता है और जब लड़का धीरे धीरे डूबता है तो प्रेम की पराकाष्ठा तब तक है, मैं उसको प्रेम की पराकाष्ठा मानता हूं, जब तक लड़का ये नहीं कह देता है कि अब मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। उस दिन प्रेम खत्म हो जाता है और लड़की उस स्पीड से आपसे दूर भागती है जितनी स्पीड से तो आप दोनों पास नहीं आए थे। तो प्रेम की पराकाष्ठा वहीं तक है, और ये चीज़ कहने में लड़के को 2-4 साल लग जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रेम अति है, अति के बाद अंत है। हर 4 साल के बाद चीज़ें मरती हैं। आज डिजिटल, आज टीवी मीडिया फीका पड़ गया है, बहुत सालों बाद यूट्यूब मीडिया आ गया है। या पहले हो सकता है फेसबुक मीडिया आया था, फेसबुक का क्रेज कम हुआ, कुछ सालों में यूट्यूब आ गया। ऐसा नहीं यूट्यूब हमेशा चलेगा, कुछ सालों बाद ये भी खत्म होगा, कुछ और नया आएगा। तो सेम एडटेक आप देख लीजिए, 4 साल तक बहुत बूम किया, खत्म हो गया। अति के बाद अंत है। सेम प्रेम के साथ भी यही है। तो लड़के को फिर ये लगता है कि जो लड़की 2 साल पहले इतना कुछ कर रही थी कि इसके बिना लड़की शुरुआत से ये करी जी नहीं सकती, तो जब उसको फिर ये गैप जब फील होता है तो वहाँ पे आपको लगता है कि अब स्वतंत्रता छिन रही है। शुरुआत के 2 साल आप कभी नहीं देखेंगे कि लड़का रोक टोक कर रहा है। वो कहती है मुझे मामा के लड़के के यहाँ जाना है, चली जाओ। जब लड़के को मोह होता है, प्रेम जब उसका मोह में बदलता है, जो आप स्वतंत्रता छीनने की बात कर रहे हैं वो स्टेज है जब प्रेम मोह में बदल रहा होता है। मोह यही है, प्रेम ये है कि मैं चाहता हूं कि तुम आओ लेकिन तुम तब आना जब तुम चाहो। मोह है कि मैं चाहता हूं तुम आओ, तुम्हारा मन है या नहीं है। ये स्थिति जब आती है तो लड़की फिर वो पुरानी बातें याद दिलाने करती है। शुरुआत के 2 साल में तो तुमने ध्यान नहीं दिया। वो जब उन चीज़ों का बदला लेना शुरू होता है वहीं सब खत्म हो जाता है, रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अभिनय सर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल क्यों नहीं पाए? नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि भूल नहीं पाए। अभी हमने एक रील देखी, तुम्हें भुलाने में शायद जमाना लगे। नहीं, देखिए लड़के के गाड़ी में चल रहे थे अकेले, एक रील बना ली, लाइन वही चुनी जो जज्बातों को बिल्कुल हरा कर रही थी। अच्छा, नहीं देखिए लड़के इसलिए भी शायद नहीं भुला पाते हैं क्योंकि दोस्त इसके पीछे बहुत। हम लड़कों की बातें नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मेरी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा एक्चुअली ब्रेकअप नहीं हुआ है। मैं आपको पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ। आपका नहीं कटा? नहीं, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है। मैं ब्रेकअप नहीं मानता कि मेरा लाइफ में कभी ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है। उसके पीछे की एक वजह भी है जो मैं लड़कों को भी सीख देना चाहता हूँ कि जब ऐसा वक्त महसूस होने लगे तो यू टर्न ले लेना चाहिए। जब रिश्ते लगें कि अब अंतिम पड़ाव पे हैं तो यू टर्न ले लेना चाहिए। तो मैं हर चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो, मैं और भी बहुत सारे बिजनेसेस करता हूँ, मुझे यू टर्न लेना आता है, तो इसलिए मैं उसे ब्रेकअप नहीं मानता। आपको क्या होता है ना कि छोड़ने में कई बार हम साथ चलने के सफ़र में ये भूल जाते हैं कि अकेले लौटना पड़े तो क्या होगा। तो वो चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में रही कि लौटना अकेले पड़े, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। तो मैंने, आपको नहीं डर लगता अकेलेपन से? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आमतौर पर लड़कों का जो डर होता है रिश्ते में वो यही होता है कि अगर ये इंसान चला गया, हाँ, तो जिंदगी कैसे चलेगी? देखिए हर अकेलेपन को ना भरने के तरीके हैं। जब आप
कुछ भी नहीं है और आपका ब्रेकअप हो गया, तो शायद सरकारी नौकरी आपके उस अकेलेपन को भर देगी। सरकारी नौकरी रहते हुए आपके जीवन में ब्रेकअप हो गया तो शायद आप कोई बड़ी सरकारी नौकरी ले लें, वो आपके जीवन के अकेलेपन को भर देगी। आप मान लेते हैं ऑलरेडी एक बड़ी पोस्ट पे हैं और आपको लगता है आपका ब्रेकअप हो गया जीवन में, तो शायद आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, तो वो चीज़ आपके अकेलेपन को भर देगी। तो अकेलेपन को भरना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ से। प्रेम या करियर, इन कुछ दोनों में भी से हो अगर सकता है। अगर एक चुनना, प्रेम या करियर में से अगर एक ही चुनने का मौका हो, तो करियर चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम में आने के बाद कैरियर तिलंडे में चला जाएगा, और कैरियर अगर चल गया तो प्रेम अपने आप झोले में आ जाएगा। अपवाद तो है शाहरुख खान, प्रेम में पढ़कर करियर भी चमका ले गए। नहीं, एक दो, देखिए फिर वही वाली बात है, यहाँ हम अपवादों की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखेंगे आज के यूथ को तो वो इस चीज़ में परेशान है। तो अगर करियर है तो प्रेम भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं और दिल लग जाएगा देर सवेर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम अगर आप कर भी रहे हो तो उस वक्त मोह मत करो। मोह में फंस के आप परेशान हो, कहाँ है, बात नहीं हुई, लड़ाई हो गई। लड़कों का रहता है अब मुझसे बात मत करना, लड़के खुद ही इनिशिएट, अब मुझसे बात मत करना, मैं रख रहा हूँ, आज के बाद बात नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है, मैं लड़कों को ये सलाह देना चाहिए, कभी मत कहिए ऐसे, आपको आज के बाद बात नहीं करनी है, आप ऐसे ही कह के रख दीजिए। आप जब ये कह के रख देते हैं और वो कहती है ठीक है इट्स ओके, इसी में आपकी ईगो की ऐसी तैसी हो जाती है। फिर आपको लगता है अब कॉल कैसे नहीं आ रहा, अब कॉल कैसे, और आप कर नहीं सकते, आपने कह दिया अब मत करना। तो जब लड़का ये बार बार जलील होता है ना, ये चीज़ उसको पीछे लेके जाती है जीवन में। जब आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उस वक्त क्या प्यार मोहब्बत इश्क में पढ़ना चाहिए? क्योंकि एक सीरीज भी आई जिसमें कहा गया था कि मुखर्जी नगर के रिश्ते मुखर्जी नगर में खत्म हुआते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सही चुनाव के ऊपर है। लड़के बहुत जल्दी में हैं, जल्दी में है तो सही प्रेम की तलाश में नहीं है। मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है कि वो गलत इंसान के साथ फंस गए, तो उस केस में आपका कैरियर बर्बाद होना तय है। अब ये कैसे तय किया जाए सही इंसान है या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इससे अच्छा अकेले रह के तैयारी की जाए, ये मेरा मानना है। क्योंकि कैरियर पीछे जाता है इन सब चीज़ों में, ये 100% तय है। ये चीज़ें आपको, क्योंकि सारा कुछ खेल दिमाग से है। अगर आप मेंटली ठीक नहीं है, एक लड़के को निकलने में जमाना लग जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत उतनी करें कि संभल जाए, चली जाए, ऐसा ना हो कि दम ही निकल यही जाए। तो उस रील में आप भी कह रहे थे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाने लगे। हाँ, याद रखना किसी के लिए खराब चीज़ नहीं है अगर आप किसी को याद रख रहे हैं एकदम। अब भगवान हम लोग को हर वक्त याद रहता है, तो ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ। आपने प्रेम में भगवान का जिक्र किया, हमें पुंडरीक महाराज की बात याद आ गई। नहीं, प्रेम उस लेवल की चीज़ है। प्रेम शरीर से नहीं होता, प्रेम व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम आत्मा से नहीं होता, प्रेम सिर्फ भगवान से होता है। और जिस दिन इंसान से हो जाए उस दिन वो इंसान को भी भगवान बना देता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो है ही एकदम, आत्माओं का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन प्रेम है। मैं इन बातों को भी आज सत्य मानता हूँ जिनमें कहा गया है कि राधा जी अगर दूध पीती थी तो कन्हैया जी की जीभ जल जाती थी अगर गर्म दूध है। मैं इस बात को सत्य मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल हुआ होगा, ये संभव है प्रेम में। बट जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, मैं आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहता हूँ कि सफलता ज़्यादा किसे मिली? उन बच्चों को जिन्होंने कोचिंग सेंटर में आकर किसी के साथ प्यार करके साथ में तैयारी की, या जो सिंगल रहकर तैयारी करते हैं? मतलब अगर ये कहेंगे जो सिंगल रह के करते हैं तो उनका परसेंटेज शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ना झगड़े बहुत हैं। आप प्रेम करेंगे, अब बरादरी में प्रेम नहीं हुआ तो समाज का झगड़ा अब इसी चीज़ के लेके चल रहा है कि शादी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ इतनी बाधाएं हैं, जहाँ इतना सोच समझ के अगर प्रेम करना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि पहले करियर बना लें, फिर किया जाए तो बेहतर है। क्योंकि जब दो तरफ की फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जब आपको कोई छोड़ के जाता है और आपका करियर सेट है तो आप संभल जाते हैं। आपने करियर भी खो दिया और कोई छोड़कर भी चला गया आपको, आप बिल्कुल टूट जाते हैं, इतने खाली हो जाते हैं। अगर आपने इतना कुछ देखा तो आपने एक रील ये भी मेरी देखी होगी, मैंने जिसमें बोला था कि इतना खाली किसी के लिए मत करिए, इतना जज्बात, पैसा, इमोशंस किसी पे मत लगाइए कि आप अंदर से खाली हो जाएं कि आपके पास किसी और को देने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी शायद चीज़ें चल भी सकती हैं। ब्यूटीफुल लाइन। हाँ, क्योंकि टॉप के बाद तो अंत है, तो टॉप धीरे धीरे पहुंचिए, अपने सपोर्ट क्रिएट कर करके पहुंचिए। आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे, अगर कोई स्टॉक अचानक से ऐसे भग जाए तुरंत नीचे आ जाता है, लेकिन वही स्टॉक जब सपोर्ट क्रिएट कर करके ऊपर पहुंचता है तो अपने सपोर्ट बना के चलिए। सपोर्ट से लाइफ में मतलब है अपने दोस्त बना के चलिए। कई लोग इन सब चीज़ों में दोस्तों को भुला देते हैं, घर वालों को भुला देते हैं। अपने सपोर्ट अगर आप क्रिएट करते करते प्रेम में भी ऊपर पहुंच रहे हैं तो गिरेंगे भी, तो संभालने वाले लोग आपको हैं। तो सब कुछ मत दे दीजिए। जिन चीज़ों की शुरुआत चरम से होती है उनका अंत जल्दी होता है। अंत जल्दी होता, अति के बाद तो अंत है एकदम। ओके, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? सबसे बड़ी, जैसे मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे साथ बड़ी समस्या थी जी। कि अभी भी मुझे कई बार होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। कुछ लोग बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है या आमतौर पर ज़िंदगी में आप एक शिक्षक हैं,
टाइम मैनेजमेंट जिंदगी में कितना जरूरी है? टाइम मैनेजमेंट ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा इसमें बताने के लिए कि टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत आज क्यों है, या आप मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आज से 20 साल पहले तो नहीं था। माएँ घर का सारा काम कर लेती थी, 3 बच्चे भी पाल लेती थी। आज की माएँ 1 बच्चा नहीं पाल पा रही, नैनी भी लगी हुई है, घर में खाना बनाने वाला भी है, फिर भी वो ये कहती हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। आज एवरीवन इज बिजी विदाउट एनी वर्क। अभी मूवी का पास दे दीजिए, तुरंत निकल जाएंगे IPL देखने, तुरंत मूवी देखने चले जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत आज इसलिए पड़ी क्योंकि हमने जब अपनी लाइफ को आसान बनाना चालू किया, पहले हमें जाने के लिए दूर 3-3 4-4 दिन लगते थे, आज फ्लाइट है 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद लाइफ को सरल करते करते हम इस टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो गए कि हम इन चीज़ों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आज हम मोबाइल का जितना दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर शायद ना करें तो हमें टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो मोबाइल हमें सिर्फ इसलिए दिया गया था कि हम अपना काम करें, एक बच्चा है उसे इसलिए दिया गया था कि वो पढ़ाई करे, लेकिन वो बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट से बचना है तो आप अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप थोड़ा बहुत फ़ोन से दूर भी रहिए, 3 घंटे के लिए फ़ोन ऑफ कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। आज आधा घंटा बैठने का वक्त किसी के पास नहीं है, खाली कोई भी खाली नहीं बैठ रहा है, वॉशरूम तक वो मोबाइल में ही जा रहा है। हम इतने आदी हो गए हैं, हमारा दिमाग सोशल मीडिया का इतना गुलाम बन गया है कि आज एक थंबनेल हमारी मानसिक स्थिति को बदल दे रहा है। जब आप राजसामानी के शो में विजय माल्या का पॉडकास्ट के थंबनेल देखते हैं, आई एम नॉट चोर, तो हमें लगता है वो यार माल्या तो चोर नहीं था। उसके 2 दिन बाद जब हम ध्रुव राठी के थंबनेल को देखते हैं कि नहीं वो चोर था, ऐसे थोड़ी होता है, तो मैं आज यार ये तो चोर था। यानी सोशल मीडिया सोचिए हमारे दिमाग पे कितना हावी है कि थंबनेल और एक रील हमारी मानसिकता को बदल दे रही है। और हम क्या सोचते हैं मैक्सिमम लोग, अरे मुझे सीखना है, सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें, मुझे ज्ञान लेना है। देखिए बहुत ज़्यादा ज्ञान भी डिस्कम्फर्ट करता है। आप कितना ज्ञान लेंगे? क्या खाली ज्ञान लेने से जीवन सुधर जाएगा? देखिए दीवारों पे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बट दीवारें महान नहीं हो गई। सासें कब से रामायण महाभारत पढ़ रही हैं, लेकिन सास बहू का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। औरत औरत की आज भी दुश्मन है। तो ज्ञान लेने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना आना पड़ेगा। हम बस रील देख के भूल भी जा रहे हैं कि क्या दिया था। आज हालत है कि अगर कोई किसी काम के लिए भी फ़ोन उठाए तो वो काम ही भूल जाता है क्या करना था, इतना हम डूब गए। तो हमें मोबाइल के इस्तेमाल पे कंट्रोल करना पड़ेगा, या और भी चीज़ें उनके इस्तेमाल पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आज मोबाइल हमारा पेशेंस खत्म कर रहा है। आज हम कह रहे हैं ना कि बॉलीवुड मूवियाँ क्यों नहीं चल रही, ऐसा नहीं कि वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे या पहले अच्छा काम करते थे। आज इसलिए नहीं चल रही क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है 3 घंटे की जाके मूवी देखने का। हम 30 सेकंड की रील में ही वो आनंद उठा ले रहे हैं। तो बात ये है, हमारा पेशेंस खत्म कर दिया ब्लिंकिट ने, हमारा पेशेंस खत्म कर दिया स्विगी ने। जबकि वो लाइफ स्टाइल ख़राब नहीं थी, अच्छी थी, इतना भी अपडेट नहीं होना था। और खैर ये साइकिल है, आप फिर वापस लौट के आएंगे वहीं। तो अभी एक बार टॉप छुएंगे फिर लौट के आएंगे। आजकल याददाश्त भी कमज़ोर हो गई लोगों की, इसीलिए भूल जाते हैं। उसकी वजह टाइम से ना सोना है। मोबाइल हम सोते सोते भी यूज कर रहे हैं तो वो बातें दिमाग में रह जाती हैं, तो प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती। मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। 9 से 12 की स्लीप जो 3 घंटे की होती है रात को, वो 6 घंटे के बराबर होती है। आप कभी ऐसा देखना, कौन से टाइम की? 9 से 12 की रात की। आप कभी देखना कि गलती से आपकी 9 बजे आंख लग गई और आप 10 बजे ही जग गए, आपको ऐसा फ्रेश फील होता है आप कितने देर सो लिए। 12 से 3 की 3 घंटे के बराबर होती है, 3 से 6 की सिर्फ 1.5 घंटे के बराबर, और 6 की बात की तो काउंट ही नहीं है। तो आज जो हम फिजिकली भी, बट 9 बजे कौन सोता है आज के टाइम में? वही तो आप देखिए, आज लोग परेशान भी हैं। लोग देख रहे हैं कि कैसे योगा करना चाहिए। आज कितने लोग फिजिकली मेंटली हर तरीके से अनफिट हैं। किसी को थायराइड हो रहा है, विटामिन बी की डिफिशियंसी है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या सोचते हो आप? मेरी कोशिश तो होती है कि मैं 6:30 बजे डिनर कर लूं, और सोने में मतलब स्ट्रिक्ट रूल तो 10 बजे का है। बट अभी जैसे ये चीज़ चल रही है तो 12 बजे भी जा रहे हैं, बट ये मेरा नहीं है, ये पत्नी जी का है कि 10 बजे सोना है तो सोना है हर हाल में, ज़बरदस्ती मोबाइल वोबाइल। आप भी डरते हो पत्नी से? अब जहाँ सही चीज़ें लगती हैं मुझे तो मैं मान लेता हूँ। मेरा ये नेचर है कि सीखना चाहिए, मान लेना चाहिए। वो बहुत हेल्थ को लेकर के हेल्थ कॉन्शियस है, तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो जब पत्नी जी आपकी सुनती हैं कि गलत तो उसके दिल पे नाम लिख रखा था। हाँ, ये आपने देखी, मैंने बड़ी कमाल की लाइन लिखी, आप पूरे दुनिया के किसी कोने में, गलती तो हमने उसके दिल पे नाम लिख के की थी, हम जिसे कोरी स्लेट समझते रहे, उस पे ना जाने किस किस ने लिख के मिटा रखा था। तो इस पे बेलन चप्पल नहीं पड़ते आपको? अरे बाबू, वो बहुत सोशल मीडिया से दूर है तो उतना तो पता भी नहीं चल पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये है। ये क्यों लिखा गया था, ये गलत तो उसके दिल पे नाम लिख रखा था? पता नहीं, मैं एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं एक सवाल सॉल्व कर रहा था, तो मैं सवाल लिख रहा था तो कुछ गलत लिख गया था मुझसे। तो एक बच्चा बोला सर आपने गलत लिख दिया। तो वहाँ से मेरे दिमाग में है कि यार गलत तो उसके दिल पे नाम भी लिखा था, जिसे हम कोरी स्लेट समझते रहे, उस पर ना जाने किस किस ने लिख के मिटा रखा था।
ये तो हर लड़के का मुझे लगता है कनेक्टिंग होगा, वो सोचता होगा, ये बात तो सच है। क्योंकि लिखा नाम मिटता तो नहीं है, उस पर आप लिखते रहते हो, बस ओवरराइट होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, तो बस वो ओवरराइट होता फिर हमारे मन में वही सवाल आता है जो हम बार बार पूछते रहते हैं कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो, लोग प्रेसी को याद रखते हैं। है। नहीं, पत्नी की प्रेसी बन जाती है एक वक्त क्यों के बाद। पासवर्ड बना रहते हैं एक्स गर्लफ्रेंड ही? ऐसा लगता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब आई एम देखो, वेरी आप- वेरी हैप्पी आप- विद माय वाइफ। वो और ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये यहाँ वो पे ठीक है, लेकिन जैसे आप कूद के बैठे अभी, जैसे गलत तो उसके दिल पे नाम लिख रखा था, या हाँ, वो जो ये करंट आया यार, नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वो भी ऐसा life लगा कोई में- पुराना तार छेड़ दिया। हम्म। ये अकेला है नहीं आपका, इसके अलावा भी आपने और भी कर रखा है इस बारे में। तुम में सुकून अब नहीं मिलता। तुम में सुकून अब नहीं मिलता। नहीं, देखिए, एक वक्त के बाद मैंने कहा ना कि प्रेम रह जाता है। जब कोई भी दो बंदे एक रिलेशनशिप से बाहर आते हैं तो बस मोह खत्म होता है, प्रेम तो रह जाता है। यहाँ भी कई आशिक बैठे हैं जिनके दिल टूटे हैं, मैंने बहुतों को कंधे दिए हैं, तो प्रेम तो रह जाता है, प्रेम कभी नहीं मरता है। वो जो गाने में एक लाइन है कि प्रेम कभी मरता नहीं, हम तो मर जाते हैं, सच बात है, प्रेम रह जाता है, मोह छूट जाता है। और प्रेम में जब मोह आ जाता है, जो आपने स्वतंत्रता वाली बात कही थी ना, तब प्रेम का छूट जाना तय होता है। मतलब कि अब अलग तो हो जाओगे, अब प्रेम रहेगा, मोह नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप बांधने की कोशिश करने लगते हो, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। प्रेम में भी दूरियां जरूरी हैं। जब हम कोशिश करते हैं कि ये हॉल के अंदर 4 पिलर हैं, अगर ये एक पास आ जाएंगे तो इसकी छत का टिका रहना संभव नहीं है। आज अगर ये लड़का सोचे कि हम दोनों पैर बांध के चलेंगे एक ही दिशा में, तो कैसे चल पाएंगे, लंगड़ाने लगेंगे, ये दिक्कत है। तो इतनी दूरी रहना जरूरी है, प्रेम के अंदर भी एक डिस्टेंस रहना जरूरी है। हम वही गाना आखिर में लगा देंगे, तुम्हें भुलाने में शायद जमाना लगे। अच्छा, ये क्या नाम है, अंबानी साहब की शादी में इतना पैसा खर्चा हुआ, आपका खाली 1200-1300 रुपया एक हिसाब से खर्चा हुआ। अच्छा, मैंने क्या कहा उस पर? हाँ, आपने कहा कि मतलब एक तरीके से मान लो 1200-1300 रुपये खर्चा हुआ। हाँ, देखिए, वो दुनिया को लग रहा था बहुत पैसा खर्चा हो बहुत गया, पैसा अंबानी के खर्च यहाँ हुआ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जिसके पास इतने लाख करोड़ हैं, उसने तो उतना नहीं किया ना, उसके हिसाब से तो वो 1200-1300 रुपए ही हैं। उस एंगल से मैंने ये बात बोली थी कि हम कह रहे थे उसने क्यों कितना खर्च किया। अब जिसने कमाया है तो उसको खर्च करने का अधिकार है, इस पे मुझे लगता है लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज शायद लोग आपत्ति ना करके अपने कमाने पे ध्यान दें तो अच्छा है। आज लोग टीवी एंकर्स को भी सोचते हैं कि ये इतना मोटा पैसा कैसे ले सकता है। आज लोग शिक्षक को सोचते हैं कि ये लाख रुपए घंटे, 2 लाख रुपए घंटे कैसे ले सकता है। तो ये सोचना गलत है लोगों का कि एक कभी अमीर नहीं हो सकता, या एक एंकर बहुत अमीर नहीं हो सकता, या एक शिक्षक बहुत अमीर नहीं हो सकता। देश बदल रहा है, हो मैं सकता आपका है। एक वीडियो सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि जब हम लोग छोटे थे तो घर में गरीबी थी, हाँ। इतनी गरीबी थी कि रोटी चटनी साथ खाते थे। बिल्कुल, हाँ, तो ये तो और वहाँ चटनी से खाने से, अब जब गाड़ियों का शो ऑफ हर पॉडकास्ट में होता है कि आई हैव 9 कार्स, और नहीं, मतलब अब तो नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही था थोड़ा बहुत जबरदस्त फ्रंट किया लेकिन अपनी गाड़ी का इतना रील बना, आपकी गाड़ियों का इतना रील बना। Seriously? हाँ, सबसे यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने पर्सनल बहुत कम, शायद ही कोई कि किसी मेरे बच्चों को ऑटो वाली फील देने के लिए मैंने ऐसी गाड़ी खरीदी जिसमें रूफ नहीं था। हमने कहा जियो लाल। मैं आपको एक बात बताता हूँ। शायद एक पॉडकास्ट के अलावा आप जैसे देखेंगे कि मेरी कभी डिलीवरी की भी आपको वीडियोज या फोटोज नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बट पर्सनल है। आपको शौक है, ये मैंने देखा है, गाड़ी का, कपड़े का बड़ा तगड़ा शौक है और इस बारे में आप बात भी करते हो। हाँ, सो आई लाइक दैट थिंग अबाउट यू कि आप दोनों चीजें, आपने मेहनत की, कमाया, वो आपका है, ठीक है, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, आप बहुत बात करते हो, मतलब अपने कपड़ों के बारे में, कपड़ा रिपीट नहीं करता, मैं पत्ती गाड़ियां हैं। नहीं, देखिए, ये इसलिए तैयार कि ये यकीन बहुत नहीं- सारे, वो इसलिए कौन कि थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ना, जिनसे गांधी जी मिलने गए थे और वो मिलने नहीं आए थे। उन्होंने कहा मैं तैयार हो रहा हूँ, आधा घंटा लगा दिया था तैयार होने के लिए। बहुत सारे लोगों को तैयार होकर मिलना पसंद होता है, तो ये उसका इंडिविजुअल है। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है तैयार होकर रहना, या इसलिए कि बचपन मुफिल से भी रहा, तो ये एक बड़ी वजह है। जब मैं कमाया आपको, तो उसको लग रहा है कि अब मैं जिंदगी आप जीऊंगा। बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। 12th क्लास में एक लड़की ने मुझे ये कह दिया था कि तुम्हारे पास एक जोड़ी कपड़े हैं और बात करते हो। हमने थोड़ी सी अप्रोच करने की कोशिश की थी, और यहाँ पे जो एक भाई बैठा है, ये मेरा कजिन है, इसी के भाई के कपड़े पहन के हमने सोचा कि अब आज इसको दिखाते हैं, रिपीट नहीं है। हमने उसके कपड़े चेंज किए, आपस में घरों में बनती नहीं है ताऊ चचा में। वो स्कूल जा रहा था, मैंने कहा आज तुम मेरे स्कूल चलो और मुझे अपने कपड़े दे दो। खेत में हम लोगों ने कपड़े चेंज किए और मैंने कहा मैं आज ये पहन के जाऊँगा। और 15 अगस्त का फंक्शन था तो मैं उसके स्कूल में चला गया, क्योंकि मेरा स्कूल दूर था, ट्यूशन वाले में कई सारे दोस्त बन गए थे। मैं उस स्कूल में चला गया, मैंने बोला आधा घंटे में आ रहा हूँ। हालत ऐसी हो गई कि वो बदतमीज भाई उस स्कूल में पहुँच गया आधा घंटे के बाद, और जो रही बची इज्जत थी वो भी गुजर गई। तो उस महिला को आज बहुत अफसोस भी है। एक दिन फ़ोन आया था कि कुछ पैसे उधार चाहिए, वो भी सिर्फ 1500। तो मुझे बड़ा ख़राब भी लगा। मैंने कहा बताओ,
किस्मत, वक्त वक्त की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसने ऐसे हमें रिजेक्ट कर दिया था। और मुझे, जैसे आप ब्लेजर पहनते, मुझे ब्लेजर पहनने का बहुत शौक था। मैं सोचता था मेरे पास ब्लेजर्स होने चाहिए यार, मैं कमाऊंगा तो मैं बहुत सारे लड़के ब्लेजर्स ब्लेजर में लूंगा। वैसे भी अपने को ब्रैड पिट समझते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा अभी मैं तो अब पिछले जब सब पहनने लगे तो मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया, वरना मैंने बहुत पहने एकदम ब्लेजर बदलना नहीं चाहिए, ये वो फील तो आती है ब्लेजर फील तो आती है उसमें एकदम। तो कपड़ों का शौक शायद रहा होगा बचपन में। जो आपने ये वाली बात, मुफलसी वाली बात कही है, आपने एकदम सही कही है। शायद इस वजह से ऐसा लगता है कि यार वो वक्त मुझे तो वो ऐसे बड़ा गुजरा। अच्छा लगा। मैंने कहा कि बच्चों को गाड़ी में थोड़ा फोबिया होता है, तो मैंने कहा ऑटो वाला फील देने के लिए एक करोड़ों गाड़ी खरीदते हैं। हमने कहा जियो, ये होते हैं अमीरों के शौक। अरे नहीं, मतलब ये है कि सब लोगों का। वैसे मैं आपको एक बात आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग देखेंगे कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं एजुकेशन से पैसा कमाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक किसी बच्चे ने मुझे ये कह दिया कि 1 रुपये फ़ीस है तो मैं 1 रुपये में पढ़ाया, और मुझे खुद देख के लग गया कि इसने फ़ीस गलत दे दी है, तो बहुत गरीब है, तो मैंने उसकी फ़ीस को वापस कर दिया। मुझे भगवान ने बाकी के रास्तों से पैसा बख्शा है। मैं ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ा जिनके पास फंडिंग आई तो उन्होंने मुझे बहुत पैसा दिया, विदेशी पैसा, भले ही वो आज किन्हीं भी हालातों में, लेकिन उस वक्त उन्होंने दे दिया। तो मुझे भगवान की दया से पैसा मिला है। मैंने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई अपनी कंपनी। इट्स अ इंस्पिरेशन ऑल्सो। जैसे मैं जायसवाल को देख रहा था, यशस्वी जायसवाल क्रिकेट की दुनिया में गया, वो आज़ाद मैदान में रहता था, माँ बाप से दूर हो गया अपने। उनके कोच का मैंने इंटरव्यू किया तो वो तबेले में रहा था। पानीपुरी वाली स्टोरी तो उसकी फर्जी है, वो फर्जी स्टोरी है। अच्छा, वो असली स्टोरी नहीं है, वो फर्जी स्टोरी है। वो तो कोई और चाचा खड़े थे, फोटो खाली खींच ली गई थी, बट वो तबेले में रहा। वो आज़ाद मैदान में खेलता था, वहीं बाहर काम करता था तबेले में, जी और वहां से निकल के उसने अपने माँ बाप के लिए किया। तो वो अगर खर्च कर रहा है तो वो इंस्पिरेशन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे वाले में क्या होता है ना कि हमारे में स्टूडेंट्स हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि आपने विद्यार्थियों का पैसा लिया। क्योंकि सच बात भी है कि शिक्षा में पैसे की बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में डिस्काउंट की बात नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में शोभा नहीं देती। चलो इसी एक सवाल पूछा था मैं, मुखर्जी नगर मार्केट के बारे में बताओ, क्योंकि वहां भी सेल लगती है। सेल कितना बुरा हाल हो गया, तो दुख लगता है मुझे। तो मैंने इस पे एक मुखर्जी नगर मसला करके एक फिल्म भी बनाई थी 15 मिनट की, और मैं अभी मुखर्जी नगर मसला पार्ट 2 भी बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे दिखाऊं। तो एजुकेशन का स्तर और शिक्षकों का स्तर इतना तो चला ही गया है कि हम लोगों ने एक भिंडी बाजार जिसको कहते हैं वो बना दिया है कि 100 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, ये लो कॉल आ रही है। मतलब फोमो क्रिएट करके, बोलेरो मिलेगी, स्कॉर्पियो मिलेगी, फोमो क्रिएट करके आज के यूथ को ठगा जा रहा है बेसिकली। कोई गरीबी बेच रहा है, और कोई ये कोशिश कर रहा है कि अगर हम हर जगह दिमाग पे छाए रहेंगे तो शायद हम बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हो तभी आपका पैसा टिक पाता है। मैं आज और भी बिजनेसेस करता हूँ, बहुत बढ़िया चल रहे हैं भगवान की दया से। जिस वक्त थोड़ा पैसा आया तो ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में प्रॉपर्टी से याद पैसा आया बन मुझे। गया। तो ये भी याद है मुझे, बहुत सारे फ्लैट्स हैं मेरे जहां मैं किराया नहीं तो लेता। आप पूछे कि वो उस वक्त कितने सस्ते थे, आज ना पैसा बन गया। तो जब आप अच्छा करते हो तो पैसा अपने आप बन जाता है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैंने विद्यार्थियों को गुमराह करके, मैंने विद्यार्थियों को ठग के पैसा नहीं कमाया। आज भी मेरे पास जो 3-4 लोग हैं वो सिर्फ यही देखते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। कोई बच्चा अगर ये कह दे कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो ये जवाब नहीं हो सकता हमारी टीम का कि ये कह दे कि नहीं आपको देने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट बच्चों को कहता हूं कि आप मुझे मेल करिए, मैसेज करिए, और सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं, दूसरे कोचिंग में भी आपको एडमिशन लेना है तो मेरी इतनी चलती है कि मैं वहाँ बोल दूं कि आप इन्हें फ्री में पढ़ाइए। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी हाय हाय कर लीजिए, ऊपर वाले को देना होता है, वो किसी भी रास्ते से बख्श देता है। तो मैं उसी राह पे रहा। बट फिर वही सवाल पूछूंगा, डर नहीं लगता? इतना सरकार खिलाफ बोलते हो, फिर कह रहे हो गाड़ी घोड़ा फ्लैट ये वो, एक दिन तो सब सच्चाई के मार्ग से ही लिया है, उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, तभी शायद आज बोल पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? सब गलत वाले नहीं फंसते हैं ना? थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है। और देखिए जब मैं कह रहा हूँ सब गलत वाले ही नहीं फंसते। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि सही वाले भी फंस जाते हैं, बट फिर ऊपर वाला है मदद करने के लिए, वो देखेगा। बाकी अगर आप किसी के हितों के लिए थोड़ा बहुत नुकसान झेलना भी पड़े तो उसके लिए तैयार रहते हैं। और बाकी हम मोदी जी से भी ज़्यादा फ़कीर हैं। बहुत दिन ज़िंदगी के ऐसे बचे नहीं जब हमें भी लगेगा और हम परमार्थ निकेतन में ऋषिकेश में मिलेंगे और गंगा निहारेंगे और खुद को पहचानेंगे। आगे के जीवन का लक्ष्य वही है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि हमें आगे पॉलिटिक्स में आना है, करना क्या है, तो सुकून वही है। जब आप कमा लेते हो तो आपको एहसास होता है कि हाँ, क्योंकि उलझती हुई ज़िंदगी में सुकून खो जाता है। मैं जीवन को बहुत उलझाना नहीं चाहता। आज मेरे लिए भी बड़ी रास्ते आसान थे कि चुपचाप से बैठो, एक कंपनी बनाओ, टीचर्स लेके आओ। मैं समझ गया था कि मैं एजुकेशन के बिजनेस नहीं कर सकता।
मैं फेलियर हूँ। मैं एक टीचर को ख़राब से बात नहीं कर सकता, मैं एक टीचर पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता कि तुम कोर्स बेचो। मैं एक बच्चे से ये नहीं कह सकता तेरे पास पैसे नहीं है फिर भी लो। मैं ये झूठ बोल के नहीं दिखा सकता कि मैं सच में तुम्हारे हितों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं ये बर्थडे सेल नहीं चला सकता। मैं ये कि मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, मैं ये सेल नहीं चला सकता। मैं ये मानता हूँ कि ये गलत है। आप इम्पल्सिव बाइंग करा रहे हैं, आप ज़बरदस्ती कोर्स बेच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन के लिए सेल लगी है, जल्दी ले लीजिए। आप बच्चे के दिमाग को इतना हाईजैक कर लें कि वो सोच भी नहीं पा रहा कि उसको सच में इस कोर्स की ज़रूरत है या नहीं, और वो ले रहा है। तो एजुकेशन में इम्पल्सिव बाइंग के खिलाफ हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलना चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे? इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे बेसिक एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी होनी चाहिए। सरकारी स्कूल कंपटीशन दे पाएँ प्राइवेट स्कूल को, ये होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पे गवर्नमेंट की लगाम होनी चाहिए कि वो अपनी मनमानी ना करें, कि वो आज ड्रेस भी बेच रहे हैं, वो हर एक चीज़ का पैसा वसूल रहे हैं। उन्होंने भी कारोबार बना दिया है। तो इन सब चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि सुधार होने चाहिए। और एजुकेशन का सबका राइट है। सबको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो देश अपने आप आगे जाएगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ठीक एजुकेशन दे दी कि तुम समोसा बेचो, तुम इंडस्ट्री लगाओ, तुम चाय का ठेला लगाओ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सही एजुकेशन मैं दे अभी दी। ब्रिटेन गया था और मैंने कैब ड्राइवर से पूछा वहाँ पर कि इंडिया और इंग्लैंड में क्या अंतर है। वो हैदराबाद के थे। उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ पर 90% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 10% बच्चे जो हैं वो केवल प्राइवेट में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर अधिकतर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं जी। और ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अधिकतर बाकी देशों के जो छोटे लोग हैं वो यहाँ इंग्लैंड और आना पसंद करते हैं, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, लेकिन ये 2 मूलभूत सुविधाएं कि एजुकेशन और हेल्थ, ये हम उससे फ्री मानते हैं। सबका बिल्कुल होना चाहिए। वही तो हम कहाँ कर रहे हैं ये, हम तो वोट खरीद रहे हैं राशन दे करके। हम नहीं कह रहे कि हमने आपके शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल बना दिया है, लोगों को रोजगार भी मिला है, लोगों का इलाज भी हो रहा है। हम नहीं दिखा रहे कि हमने अच्छे स्कूल बना दिए हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो मतलब ही यही है कि जो भी रिसोर्सेज भारत के हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली चमकनी चाहिए, या ऐसा नहीं सिर्फ यूपी चमकना चाहिए। सब जगह अच्छा विकास होना चाहिए, सब जगह अच्छे स्कूल होने चाहिए, जिस पे सरकार का फोकस नहीं है। मोदी जी अगर आज पीआर भी करते हैं तो वो पीआर ज़्यादा अच्छी लगेगी जहां वो कहेंगे कि आज मैं 15 राज्यों में अलग अलग 15 हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करूंगा। आप देखिए हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए। इन सब से देश आगे जाएगा। तो इन्हीं बातों पे दुख होने लगता है फिर कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर पा रही सरकार। आज इनकी चुनावी भाषणों में भी मुद्दे नहीं दिख रहे। यानी आपने जनता को इतना बेवकूफ़ कैसे समझ लिया। इसी बात की लड़ाई है। मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग इस देश की जनता को जगाएं कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपके बच्चों के लिए, कोई बच्चा तैयारी करने आ रहा है, किन 5 चीज़ों का ध्यान रखिए अगर उसे एग्ज़ाम क्रैक करना है? अगर कोई बच्चा तैयारी करने आ रहा है तो अभी के माहौल के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि आपको सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सबका सिलेबस है। और मोबाइल की दुनिया से दूर रहना पड़ेगा। हर चीज़ देखना ज़रूरी नहीं है। जैसे एक शिक्षक का आपने कोर्स ले लिया, उसको पढ़िए। एक ही चीज़ बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब अपने फ़ायदे के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, यहाँ सब अपने फ़ायदे के लिए रील बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जिसको भी शामिल करना है कर लीजिएगा, बट आप भी अपना फ़ायदा सोचिए। आप दूसरों के हितों में ही सहयोग मत कीजिए। आपका अपना हित भी सुरक्षित होना चाहिए। तो लोगों को लगता है आप हर किसी का नोटिफिकेशन देखने लग जाते हैं। अभिनय शर्मा ने नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाया, देखना है। किसी दूसरे ने बनाया, देखना है। एक ही बात को बार बार देखना। अपना समय सोशल मीडिया से जितना बचा पाएंगे आपकी सफलता उतनी जल्दी और सुनिश्चित होगी। और ये डरिए मत कि गलत हो रहा है। बहुत गलत मैसेज आज देश के युवाओं में जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में बहुत भ्रष्टाचार है। हिम्मत रखिए, एक आदमी आपके लिए खड़ा है जो इन सब चीज़ों को दूर करेगा। और बहुत जल्दी अगर बड़े बड़े खुलासे भी करने पड़ेंगे तो वो सब भी करेंगे और हिला देंगे पूरे सिस्टम को। अब इसी पे आखिरी सवाल फिर मैं कर देता हूँ। कई सारे टीचर्स इनसे पहले भी दावा किया था कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। हमने तो खोले हैं सबूत, और हमें लाए। हम जो ओवरेज वाला सबूत था हम लाए। मैं नाम नहीं लूंगा, बाद में लोग कहते हैं कि वो सबूतों के सवाल से बचने लगे वो टीचर्स, और काफ़ी फेमस टीचर्स हैं। आई एम नॉट कोटिंग एनीवन। फिर वो आप पर भी कहेंगे कि भाई आप भी यही कह रहे हो। इससे पहले भी बिहार में भी यही हुआ था बीपीएससी वाले में कि सबूत है, सबूत है, सबूत है। बच्चों के जरिए फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, टीचर्स के व्यूअरशिप बढ़ जाती है, उससे पैसा आता है यूट्यूब पे, खूब सारे वीडियोस बनते हैं। फिर जब सबूत देने की बारी आती है तो एक चुप्पी, एक खामोशी। नहीं, हमने तो करके दिखाया। जो ओवरेज का सबूत था हम निकाल के लाए। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को ढूंढा जो ओवरेज थे और उनको आश्वासन दिया कि आप परेशान मत होइए, आप बस हमें। एसएससी में भी आप लोगों ने दावा किया अभी
हाँ, एसएससी में भी दावा, एसएससी की बता रहा हूँ, एसएससी 2024 में ही हमने ये कहा कि ओवरेज लोगों को लिया, वो सब सबूत हमने कोर्ट में पेश किए, तभी तो हम रिजल्ट रिवाइज करा पाए। तो हम सही वक्त आने पर सब कुछ जारी करते हैं और वीडियो के माध्यम से जारी करते हैं। ऑल द बेस्ट आपको, आपके प्रोटेस्ट को। जो सहयोग हमारे लायक रहेगा वो बताइएगा, हम लोग भी करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत आशावादी हूँ और मैं कभी हिम्मत नहीं हारता हूँ, और मुझे अपने पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे मम्मी पापा वैसे मुझे दिन में 3-4 कॉल करते हैं, लेकिन जब से इन चीज़ों में लग जाता हूँ तो कॉल भी नहीं करते कि लड़का डिस्टर्ब होगा, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स में बैठा होगा, देश हित की बात कर रहा है। तो मैं अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके थ्रू कि जो मेरे इन सब चीज़ों में भी सपोर्ट करते हैं। वो मुझे कभी नहीं कहते कि बेटा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत सच्चा हूँ और मैंने जो काम किया सच्चे दिल से किया, तभी तो आज बैठे हैं ना। 8-9 आंदोलन कर चुके और सफल बनाया है उनको। तो स्ट्रेटेजी यही रहती है कि कुछ चीज़ें मिल जाएं, फिर दोबारा कुछ चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आप जहाँ भी हैं आप वहाँ भी आवाज़ उठा सकते हैं, गलत नहीं सहेंगे, क्योंकि ये देश सबका है। लेट्स जस्ट होप कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद ना हो जी, कोशिश हो कि सूरत ये बदलनी चाहिए जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।